A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Welcome to Academia Social Work YouTube channel. आप सभी का जैसे 11 जून को एग्ज़ाम है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के अंदर MSW का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो आप सभी के बिहाफ पर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो MSW के लिए जामिया ने लिए थे उन सबको एनालाइज़ किया है। एनालाइज़ करने के बाद कुछ कॉमन थीम उसमें से निकली हैं जहाँ से कि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। वो थीम्स भी आज के आपके साथ में डिस्कस करूँगा और साथ ही आपके साथ में आज डिस्कस करूँगा मोर देन 40 MCQ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको एक बेसिक और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके साथ साथ ना ही सिर्फ 40 MCQs, उसके साथ साथ बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं या फिर आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और अपना एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे और एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आप जो शुरू में ही मैं आपसे ये कह देना चाह रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं खुद से कहता हूँ आपसे कि आप खुद इसको वर्थ इट फील करेंगे। ठीक है, और आप अपना फीडबैक से मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो उन सभी के साथ जो CUET PG MSW का एग्जाम तो दे ही चुके हैं, साथ ही जो है MSW जामिया मिल्लिया इस्लामिया का भी एंट्रेंस देने जा रहे हैं 11 तारीख को। ठीक है, तो ये आपके सामने मैं पेपर आपके सामने शुरू करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने देखा यहाँ पर कुछ कॉमन थीम है जो कि निकल के आई है उस एग्जाम से, उन क्वेश्चन पेपर्स। इसमें कि सोशल वर्क थ्योरीज और प्रैक्टिस पूछी गई है, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया है, ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल इन्वायरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट और रिसर्च मेथड्स इन सोशल वर्क, current social issues and intervention and mental health counseling and human rights and social justice। ये कुछ थीम है जो कि उन एग्जाम क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालिसिस किया है पिछले 5 साल के, तो उसमें ये कॉमन थीम निकल के आई है जिससे कि आपका एक तरीके से आप इसको सॉर्ट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इन्हीं के बिहाफ पर मैंने MCQs डिज़ाइन किए हैं। साथ ही साथ आपके लिए मैं कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस करूंगा। इसी वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कहता हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने जा रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले MCQs की तरफ। जो पहला MCQ है हमारा वो है हमारा सोशल वर्क थ्योरीज एंड प्रैक्टिस द कंसेप्ट ऑफ पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट। द पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट इज फंडामेंटल टू, फंडामेंटल किसके है वो, बिहेवियरिज्म के या फिर साइको एनालिसिस के या सोशल वर्क प्रैक्टिस के या कॉग्निटिव थेरेपी के। तो इसका सही आंसर है हमारा सोशल वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, ये पर्सन एंड इन्वायरमेंट फिट अगर आपसे क्वेश्चन बनता है या अगर कोई भी ऐसा मैच द फॉलोइंग बनता है तो कर्ट लेविन, ठीक है, ये इसके प्रोफाउंडर हैं इस टर्मिनोलॉजी के। ठीक है, पर्सन इन इन्वायरमेंट फिट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इकोलॉजिकल साइक सिस्टम थ्योरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी डेवलप बाय होम। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रोजर, यूरिन ब्रेनफर और BF स्किनर। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, इसका सही आंसर है हमारा सी, यूरी ब्रोनफेन-ब्रेनर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है जर्नलिस्ट सोशल वर्क प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स। जो जर्नलिस्ट सोशल वर्क प्रैक्टिस है वो इन्वॉल्व क्या करती है, फोकसिंग ओनली क्लिनिकल सेटिंग, ओके, एड्रेसिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज एंड क्लाइंट प्रॉब्लम पॉपुलेशन, इश्यूज एंड क्लाइंट पॉपुलेशन। तो बिल्कुल ये जो सेकंड ऑप्शन है एकदम सही है, एड्रेसिंग करती है ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज को। सोशल वर्क जो प्रैक्टिस है वो क्या करती है, ब्रॉड रेंज जो इश्यूज हैं उनको क्या करती है, वो एड्रेस करती है, और जो क्लाइंट है उसकी एंड क्लाइंट पॉपुलेशंस है ना, एड्रेसिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज एंड क्लाइंट पॉपुलेशन नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा, ये थोड़ा गलत है, क्लाइंट प्रॉब्लम, PROBLEM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सोशल वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS, इसके थ्रू आपको क्या दिया जाता है, एंश्योर फूड सेफ्टी। तो इसका सही आंसर क्या है, एंश्योर फूड सेफ्टी। मैं इसलिए आपको ये MCQ थोड़ा स्पीड से करा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करने हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं। मैं बस आपके साथ वो है जल्द से जल्द डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने इस गेम्स को जो है जो MCQs हैं स्पीड से उनको आपके सामने देख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विच प्रोग्राम आर लॉन्च्ड टू एनहांस द लिविंग कंडीशन ऑफ पुअर अर्बन पुअर बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउस। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाउस से भी आप समझ सकते हैं, आवास है ना। तो इसका सही आंसर क्या है, B, आवास योजना। ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल इन्वायरमेंट, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड बीइंग विद। जो मैस्लो की नीड हायरार्की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, जो ह्यूमन बिहेवियर सोशल इन्वायरमेंट की जो हायरार्की है वो किससे शुरू होती है, वो शुरू होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड से। उसका जो आप पूरा इस तरीके से ट्राइंगल देखेंगे तो वो इसी तरीके से बिल्कुल सही
क्रम में लगा हुआ है। सबसे पहले आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर उसके बाद आपकी नीड्स, स्टीम नीड्स, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिर उसके बाद आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स में जैसे आपके हंगर आता है, स्लीपिंग आती है, और रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरीके की जो बेसिक ज़रूरतें हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो सबसे पहले आती हैं। उसके बाद सेफ्टी नीड्स आती है। फिर उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स में क्या हो सकता है, आपके जो है रिलेशंस, इंटर रिलेशंस, आपको केयर मिले, आपको लव मिले, आपको सपोर्ट मिले। और स्टीम नीड्स यानी आपके सम्मान के लिए, आपको सम्मानजनक जीने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं फिर वो आती हैं। उसके बाद आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, जो कि एक आइडियल फॉर्म रहता है किसी भी इंडिविजुअल को वहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच थ्योरी पोजिस्ट दैट बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड कन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा कौन सी थ्योरी ऐसी है जो कहती है कि जो बिहेवियर है वो रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, हमारे अनकॉन्शियस ड्राइव्स का और कन्फ्लिक्ट्स का। तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी नहीं, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, वो मैस्लो की नीड हायरार्की के नाम से भी जानी जाती है। कॉग्निटिव थ्योरी भी नहीं है, ये है हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इज एसोसिएटेड विद रेसिप्रोकल जो डिटर्मिनिज्म है ये कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, कार्ल जंग से, एल्बर्ट बंडोरा, अब्राहम मैस्लो और जीन पियाजे। देखो इन सभी के बारे में ऑप्शन जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, कोई भी अगर हम एग्जांपल के तौर पर एमसीक्यूज लगाते हैं तो जो उसके ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक होलिस्टिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्ल जंग के बारे में। किसके बारे में, कार्ल जंग के बारे में। जो कार्ल जंग है, कार्ल जंग ने क्या बोला था, कार्ल जंग ने बोला था कि एक पर्सनैलिटी के बारे में, कार्ल जंग जो है पर्सनैलिटी यानी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करते हैं। पर्सनैलिटी के इम्प्रूवमेंट की, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की, पर्सनैलिटी किस तरीके से बनती है, उसकी पर्सनैलिटी के क्या क्या घटक हो सकते हैं, उसके बारे में जो कार्ल जंग जो है बात करते हैं। जो है आपके एल्बर्ट बंडोरा किसके बारे में बात करते हैं, एल्बर्ट बंडोरा बात करते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल लर्न करता है कोई भी एक चीज़, वो सोशल जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उसको देख करके सीखता है, उसको इमिटेट करता है, और उसको इमिटेट करता है तो फिर वो उसी तरीके से उसकी लर्निंग हो जाती है। जिसमें कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया था बोबोडोल। अगर आपके सामने मैच द फॉलोइंग में इस तरीके से चीज़ें आएँ कि बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किसका है, तो वो भी आप इसके आंसर जो है एल्बर्ट बंडोरा लगा सकते हैं। बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट में ये किया था कि एक बच्चा था जिसको डॉल के साथ एक कमरे में बंद किया, साथ ही वहाँ पर एक टीवी था। उस टीवी के अंदर एक पिक्चर चलाई गई, वीडियो चलाई गई, जिसमें वो एक जो सामने इंडिविजुअल था वो उस बोबो डॉल के साथ जो है पहले खेल रहा था। उसके बाद खेलते खेलते उसने उसके साथ जो है उसको तोड़ना शुरू कर दिया, उसको तोड़ता रहा, उसके हाथ को मोड़ा, उसके फिर सर को मोड़ा, उसको पैर को मोड़ा, इस तरीके से करने लगा। जिस तरीके से वो बच्चा जो उस कमरे के अंदर उस टीवी में देख रहा था वो सेम वही एक्टिविटीज़ करने लगा। तो वो इस तरीके की चीज़ें जो हमारी जो एक्सपेरिमेंट था वो था हमारा बोबोडोल एक्सपेरिमेंट। उससे क्या प्रूव किया एल्बर्ट बंडोरा ने कि हमारा जो एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी में एक इंडिविजुअल होता है, जो एक बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो सीखता है। किससे सीखता है, जो भी उसके सराउंडिंग्स में चीज़ें हो रही हैं उसको देख के वो इमिटेट करता है, यानी उसकी नकल उतारता है, और वो उस तरीके से उसकी कंडीशनिंग या लर्निंग होती है। तो उसको बोलते हैं एल्बर्ट बंडोरा बोलते हैं उसको सोशल लर्निंग थ्योरी, और साथ ही इसको हम बोबोडोल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब्राहम मैस्लो के बारे में हमने अभी जस्ट पढ़ा है, जो कि पीछे नीड हायरार्की की बात करते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड आई, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स आई, फिर उसके बाद स्टीम नीड्स आई, फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये जितनी भी नीड्स हैं इस तरीके की जो हायरार्की है जो बनती है ट्रायंगल शेप में, वो उनके बारे में बात की किसने, अब्राहम मैस्लो। और उसके बाद साथ हैं हमारे जीन पियाजे किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं हमारे जब एक इंडिविजुअल होता है, क्या एक इंडिविजुअल क्या करता है, इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को जब लर्न करता है उसमें उसको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जिसमें कि उसके लिए डिफाइन होती हैं चीज़ें। अब जीन पियाजे जो बात करते हैं वो बात करते हैं आपकी कॉग्निटिव लर्निंग की। किसकी बात करते हैं, कॉग्निटिव लर्निंग। ये जो जीन पियाजे हैं ये बात करते हैं हमारी कॉग्निटिव लर्निंग में इन्होंने बोला कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं।
जिसके थ्रू जो एक इंडिविजुअल जो है ड्राइव करता है, वो उसकी इंडिविजुअलिटी या उसकी पर्सनैलिटी बनती है या वो सीखता है। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं कि जो उससे कुछ बाहर की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ लिटरेचर के थ्रू, किसी मीडिया के थ्रू, किसी सिनेमा के थ्रू, किसी और पब्लिकेशन के थ्रू, या उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया या फिर उसने खुद से एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, वो रहे सब एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनकी वजह से उसकी लर्निंग हुई है। और इंटरनल वो जो उसका खुद का माइंड उसको चीज़ें करने के लिए बताता है, या फिर वो एक पूरा एक मैकेनिज्म तैयार करता है चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए, चीज़ों को एक्ट करने के लिए। तो उस तरीके की जो लर्निंग होती है उसके बारे में कौन बात करते हैं? जीन पियाजे, जो कि बात करते हैं आपकी कॉग्निटिव लर्निंग की। कॉग्निटिव लर्निंग में वो बोलते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, इन दो फैक्टर्स के साथ ही किसी कोई इंडिविजुअल की जो है लर्निंग होती है। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर चीज़ें होती चलें। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। कम्युनिटी डेवलपमेंट एसेट बेस्ड ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट फोकस ऑन। अब वो किस चीज़ पर फोकस करती है? कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो हमारा फोकस है, एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो फोकस है वो किस पे है? आइडेंटिफाइंग एंड लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथ्स एंड रिसोर्सेज। ओके। ऑप्शन बी एड्रेसिंग कम्युनिटी डेफिशिट एंड नीड्स। ओके। ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटिंग टॉप डाउन अप्रोचेस। उसके बाद है हमारा एनफोर्सिंग गवर्नमेंट मैंडेट्स। तो इसका सही है जो आंसर है हमारा वो क्या है? हमारा इसका सही आंसर है हमारा एड्रेसिंग करना है किसको? एड्रेसिंग करना है कम्युनिटी बेस्ड इसका यह है आइडेंटिफाइंग लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज। ए, इसका सही आंसर है हमारा ए। क्या है इसका सही आंसर हमारा? ए। इसमें क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड लेवरेजिंग एग्जिस्टिंग कम्युनिटी स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज। इसका सही आंसर हमारा ए होगा। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटरी मेथड यूज इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। अब इसमें पूछा एग्जाम्पल क्या है किसका? पार्टिसिपेटरी मेथड का। पार्टिसिपेटरी मेथड का जो है एग्जाम्पल क्या है हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर? तो आपके सामने ऑप्शन है रैपिड रूरल अप्रेजल, या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, या कंटेंट एनालिसिस, या सर्वे रिसर्च। देखो ऑप्शन आप एक कॉमन सेंस से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ये एक सर्वे रिसर्च तो नहीं है ना, कंटेंट एनालिसिस भी नहीं है, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी नहीं है। ये क्या है हमारा? रैपिड रूरल अप्रेजल। एक होता है हमारा रैपिड रूरल अप्रेजल और फिर एक होता है हमारा PRA, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ये दोनों ही एक तरीके के फॉर्म है जिसमें लोगों का एक्सेप्टेंस होता है, लेकिन पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजर जो है एक लॉन्ग टर्म है, वो एक लंबे समय में चलता है। उसका एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है जिसके अंतर्गत उसको करना पड़ता है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, सब पूरा मेथड्स है, टेक्निक्स हैं, पूरा टाइम ड्यूरेशन उसका फिक्स करते हैं। एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ हम उसको करते हैं। लेकिन रैपिड रूरल अप्रेजल जो है उसके अगर हम कंपैरेटिवली PRA की बात करें तो शॉर्ट टर्म में होता है और PRA जो है लॉन्ग टर्म में किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक अलग रिसर्च होती है। मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन भी आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें कि आप नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाह रहे हो कोई प्लांट है, उसके लिए जो सनलाइट है वो कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उस पौधे के लिए, ये आपकी एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं पेड़ की भी, तो आप उसके हिसाब से, प्लांट के हिसाब से आप रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से पौधे के लिए कितनी सनलाइट और कितनी मात्रा में होना ज़रूरी है। तो ये आपका क्या है? एक्सपेरिमेंटल एक रिसर्च है। कंटेंट एनालिसिस वो होता है कि जिसमें कि हमारा कोई कंटेंट है, पहले से ही कोई चीज़ है, उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, उसको हम देखते हैं आउटकम्स क्या हैं, इनपुट कितना है, आउटपुट क्या आ रहा है, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है, फाइनेंशियल बर्डन कितना है, इन्वायरमेंट पे क्या इसका इफेक्ट है, सोशली क्या इफेक्ट है, साइकोलॉजिकली क्या इफेक्ट है। इस तरीके का जब हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। उसके बाद है हमारा सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च इज अ डिफरेंट सर्वे रिसर्च डिफरेंट थिंग है ना। सर्वे रिसर्च का मतलब कोई भी आपको एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाए, आपको बोला कि जाओ ये 2 गांव हैं, इनमें जा करके चेक करो कि किन में महिलाएं ज़्यादा हैं, कौन से गांव की महिलाएं ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, एम्पावर्ड इन द सेंस ऑफ एजुकेशन और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, या फिर कोई लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ वो कर रही हैं, या फिर उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है। इस तरीके का जो रिसर्च जो है वो है सर्वे रिसर्च हमारा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है रिसर्च मेथड इन सोशल वर्क, केस स्टडी इन सोशल वर्क रिसर्च इस। जो केस स्टडी होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है सोशल वर्क रिसर्च में? तो इससे क्वांटिटेटिव मेथड बिल्कुल नहीं। रिसर्च में आपको मैं बता दूं, एक तो होता है क्वालिटेटिव और उसके बाद होता है क्वांटिटेटिव, है ना।
अगर आपने इन दो रिसर्च को समझ लिया कि इन दोनों का क्या मतलब है या इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सोचो कि मोर देन 50% आपके रिसर्च जो है क्लियर हो गई है ना, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव बेसिकली होती है नंबर, इसमें नंबर से पता वर्ड से लग रहा है क्वांट्स, है ना। तो क्वांटिटेटिव नंबर होता है, इसमें हमारे पास एक डेटा जो है नंबर के फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव में हमारे पास जो डेटा होता है वो इमेज के फॉर्म में हो सकता है, वो लिटरेचर के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी अलग फॉर्म, कोई भी एक सेइंग हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर मल्टीपल्स हमारे पास सोर्स हो सकते हैं किसके, उस डेटा के। लेकिन क्वांट्स में ओनली नंबर का ही हमारा डेटा होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है ना। केस स्टडी की बात करें, एंड इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ सिंगल केस और सिचुएशन, बिल्कुल यही सही आंसर है, ज़्यादा ऑप्शन हमें पढ़ने की भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। अब इसमें पूछा क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड क्या है, रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स, सर्वेज, फोकस ग्रुप या फिर मेटा एनालिसिस। देखो जो ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है ये स्पाइरल इन नेचर होता है। इसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइरल इन नेचर। तो स्पाइरल इन नेचर के नाम से भी क्या है, ये जाना जाता है, ठीक। उसके बाद ये हमारा उन्होंने पूछा है कि इसमें हमें पूछना है मेथड कौन सा है इसमें। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारा, वो सही आंसर इसका आएगा हमारा सी का मतलब फोकस ग्रुप, और इसको FGD भी बोलते हैं, FGOD, FGD भी बोलते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन। इसमें क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो उसके एक्सपर्ट होते हैं या जो उनका लिव एक्सपीरियंस होता है उस टॉपिक के ऊपर, हम उनका एक ग्रुप बनाते हैं। वो ग्रुप का साइज हमारा 8 से 12 का भी रहता है, उससे ज़्यादा हम ग्रुप नहीं बड़ा बनाते। 8 से 12 का एक हमारा ग्रुप रहता है, उन सबको हम सर्कुलर फॉर्म में बिठाते हैं। उसके बाद एक टाइम सेट करते हैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं और उनको टॉपिक्स दिए जाते हैं जिस पर उन सबकी हम राय लेते रहते हैं। साथ ही में एक जो इसका होस्ट होता है, पूरा प्रोसेस है, पूरा एक साइंटिफिक मेथड। इसमें एक होस्ट होता है, एक राइटर होता है, एक ऑब्जर्वर होता है। ये 3 अलग अलग लोग जो है उस फोकस ग्रुप डिस्कशन को जो है क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं। वो जो होस्ट होता है वो आपको क्वेश्चंस देता है, लीड देता है। जो राइटर होता है, एक ऑब्जर्वर होता है इसमें जो कि ऑब्जर्व करता है सभी के बिहेवियर किस तरीके का है वो ऑब्जर्व करता है। एक होता है रिकॉर्डर होता है, वो रिकॉर्डिंग किसी भी तरीके की हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, या फिर वो आपका पेन पेपर पर एक रिपोर्टिंग टाइप हो सकती है। इस तरीके की कई तरह की जो रिपोर्टिंग्स है वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम FGD, फोकस ग्रुप डिस्कशन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, करंट सोशल इश्यूज एंड इंटरवेंशन, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट सुइटेबल फॉर अ फैमिली फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, अब इसमें पूछा कौन सा इसमें मोस्ट सुइटेबल है, क्या सुइटेबल है, इंटरवेंशन। देखो 2 वर्ड होते हैं, एक तो होता है इंटरवेंशन, एक होता है आपका इंटरफेयर। इंटरफेयर और इंटरवेंशन में ये फ़र्क होता है। इंटरफेयर में जो है, जो कोई इंडिविजुअल आपको किसी चीज़ के लिए रोक रहा है, टोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो और उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है उस काम को करने की, तो उसको बोलते हैं हम इंटरफेयर, ठीक। अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई सपोज करो कोई इंडिविजुअल है जो बाइक चला रहा है, हेलमेट उसने नहीं पहना है, स्पीड बहुत ज़्यादा उसने, इंटरवेंशन, ठीक है, तो उसने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ाई हुई है और मतलब और कोई परेशान कर, रैश ड्राइविंग कर रहा है, और वहाँ पर जो एक पुलिस पर्सन जो अथॉरिटी है वो उसको रोकते हैं, उसको पनिश करते हैं, उसको चालान करते हैं। उस तरीके का जो उस तरीके का जो रोकथाम होती है उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। जब किसी अथॉरिटी के साथ आपको कोई काम करने से रोका जाए कि उनके पास उस चीज़ की अथॉरिटी है, ट्रैफिक पुलिस के पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो आपको ऐसा करने से रोके, तो वो कहलाता है इंटरवेंशन। और किसी इंडिविजुअल के पास कोई काम ऐसा करने की अथॉरिटी नहीं है, फिर भी वो आपको रोके, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशन। ओके, आई होप कि आप इन 2 वर्ड्स को अच्छे से थोड़ा समझे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि फैमिली के बारे में पूछा है कि फैमिली में कौन सा सुइटेबल जो है हमारा थेरेपी जो सपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है, तो इसमें हमारा सबसे पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ओके, केस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम, ओके, सपोर्ट सर्विसेज, या फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग या पॉलिसी एडवोकेसी। देखो ये सब बहुत बात की चीज़ें। अभी जो है इसमें सबसे पहले हमारा आएगा इसमें केस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज। केस मैनेजमेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज क्या होगा इसका, हमारा सही आंसर इसका हमारा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एड्रेसिंग होमलेसनेस, देखो क्या बात कर रहे हैं, जिसमें घर नहीं है, होमलेसनेस, हाउसिंग फर्स्ट अप्रोच एम्फेसाइज, किस पर एम्फेसाइज करती है हाउसिंग फर्स्ट जो अप्रोच है, वो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट बिफोर हाउसिंग, ओके, सिक्योरिंग हाउसिंग एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिहैबिलिटेशन। तो इसका जो आपको बहुत ही आसानी से आपका आंसर ही पता लगा, हाउसिंग फर्स्ट की बात की है, तो इसमें सिक्योरिंग द हाउसिंग एज अ फर्स्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रिहैबिलिटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बोले ज़्यादा हो गई, ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस के नंबर नहीं लिखे। मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग, द प्राइमरी टेक्निक यूज्ड इन सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी, SFBT। क्या है ये,
SFBT, जिसमें मेंटल हेल्थ काउंसलिंग द प्राइमरी टेक्निक है जो यूज़ की जाती है किसमें, इन सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी, SFBT। वो क्या है, उसका आंसर क्या होगा हमारा, उसका ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सप्लोरिंग पास्ट ट्रॉमास, ओके, सेटिंग शॉर्ट टर्म एंड अचीवेबल गोल्स, बिल्कुल यही आंसर है इसका। SFBT इसमें क्या, सॉल्यूशन फोकस्ड ब्रीफ थेरेपी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी एक इंडिविजुअल को जो भी कोई किसी चीज़ से जूझ रहा है, ये केस वर्क में मोस्टली काम होती है, यूज़ आती है। तो इसमें हम उसको छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स दे देते हैं, है ना, ताकि उसको जो है हम उसको काउंसलिंग कर सकें और कुछ ट्रॉमा जो उसको परेशान कर रहा है उसको बाहर ला सके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म्स सेटिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म्स की और अचीवेबल गोल्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, which disorder is characterized by the persistent feeling of sadness and loss of interest। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने ये, which disorder is characterized by persistent feeling। persistent क्या है, फीलिंग है, किसकी persistent फीलिंग है, सैडनेस की, लॉस ऑफ इंटरेस्ट की। तो उसमें क्या आएगा, ये आपके सामने आएगा, इसमें ये डिसऑर्डर ऑप्शन आएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओके, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या सिजोफ्रेनिया। अब देखो इसका सही आंसर क्या है हमारा, वो है हमारा सी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इसका सही आंसर है, क्योंकि हमारा लॉन्ग टाइम तक जो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट है ना। तो इसमें क्या है, तो हमारा मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर है, उसमें हमें एक इंडिविजुअल सैडनेस में ही जी रहा है बहुत लंबे समय से, और उसका इंटरेस्ट जो है किसी भी चीज़ में रुचि जो उसकी खत्म होती जा रही है, खोती जा रही है वो, तो उसको हमारा क्या आएगा, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ जो हमारा आएगा, ठीक है। ये हमारा एंजाइटी है, एंजाइटी एक छोटा टर्म है कंपैरेटिवली हमारे डिप्रेशन के। जो बाइपोलर है, बाइपोलर डिसऑर्डर में ऐसा होता है कि आप एकदम एक्सट्रीम हैप्पी हैं, ठीक है, या तो आप एक्सट्रीम हैप्पी हैं, सॉरी इतना गंदा पिक्चर बनाया मैंने, एक्सट्रीम हैप्पी हैं, या फिर आप क्या हैं, एक्सट्रीम सैड हैं, है ना, एक्सट्रीम सैड है, कोई बीच की चीज़ ही नहीं है। तो एक्सट्रीम हैप्पी या एक्सट्रीम सैड, वो उस चीज़ को दिखाता है क्या, हमारा बाइपोलर डिसऑर्डर। सिजोफ्रेनिया एक अलग चीज़ है। सिजोफ्रेनिया में ये होता है कि इंडिविजुअल को फियर रहता है, एक डर रहता है कि कोई उसको मतलब कोई उसको परेशान करना चाह रहा है, या फिर कोई उसको हर्ट करना चाह रहा है, कोई उसको मारना चाह रहा है, इस तरीके के जो थॉट्स आते हैं, और वो हमेशा इनसिक्योर फील करता है कहीं भी जा करके। तो उस तरीके की चीज़ों को बोलते हैं हम सिजोफ्रेनिया, ओके। अब देखो कुछ डिसेबिलिटीज़ की और मैं आपको बात करूं तो कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं, जैसे कि आपके सामने आ सकती है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या है, ऑडिटरिंग, देखो वर्ड से ही पता लग रहा है, ऑडिट है ना, ऑडी का मतलब आवाज़ होता है, ये रूट वर्ड है ऑडी, ऑडी का मतलब आवाज़ है ना, जैसे ऑडिटोरियम आपने सुना होगा वर्ड, है ना। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर, थोड़ा राइटिंग बड़ी खराब आ रही है, ऑडिटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, आप समझेंगे, आप लिख लेना ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें आप खुद भी कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल को सुनने में, ऑडिट का मतलब, ऑडी जो होता है रूट वर्ड है, रूट वर्ड किसका है, लिसनिंग का, सुनने का, ठीक है। तो ऑडिटरी जो है किसी का प्रोसेस, एक डिसऑर्डर है जिसमें कि एक इंडिविजुअल को सुनने में बहुत समस्याएं आती हैं या परेशानी आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और डिसेबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो है डिसकैल्कुलिया, है ना, डिसकैल्कुलिया, आई होप आप बताना आप में से कितना को ये है डिसकैल्कुलिया। मुझे थोड़ा थोड़ा फीलिंग होता है इसको लेकर कि मुझे भी थोड़ा शायद है ऐसा कुछ। डिसकैल्कुलिया का मतलब एक इंडिविजुअल को नंबर्स को काउंट करने में, नंबर्स के याद करने में, या नंबर्स के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, या बहुत ज़्यादा जल्दी से उसको याद नहीं हो पाती चीज़ें इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो क्या होता है हमारा डिसकैल्कुलिया, ठीक। ये डिसऑर्डर क्या है हमारा, डिसकैल्कुलिया डिसऑर्डर। उसके बाद है डिसग्राफिया। देखो इसको आप याद भी रख सकते हैं कैलकुलेटर से, है ना, CALCUL, कैलकुलेटर से भी आप इस वर्ड को याद कर सकते हैं। फिर आपके सामने एक वर्ड है डिसग्राफिया। क्या है, डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब यहाँ पर राइटिंग से है, यानी आपको राइटिंग डिसेबिलिटी, जैसे मेरे भी कितनी बेकार राइटिंग आई थी, इस तरीके की चीज़ें, या उससे भी ख़राब आती हो, तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। यानी कि आपको दिख कुछ रहा है, आप होना कुछ और चाहिए था, लिखना कुछ है, लिख कोई और तरीके से रहे हैं आप, तो उसको बोलते हैं डिसग्राफिया। फिर उसके बाद है, आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, क्या है, डिसलेक्सिया। क्या है उसको, डिसलेक्सिया। उसके मतलब एबिलिटी, इसमें डिसेबिलिटी होती है रीडिंग करने में, जो किसको होती है, परेशानी होती है। जब एक इंडिविजुअल रीडिंग करने में प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया डिसऑर्डर, ओके। उसके बाद है हमारा ADHD। क्या है, ADHD। ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ शॉर्ट रील्स, शॉर्ट वीडियोज़, है ना।
अटेंशन डेफिशिएट हाई डिसऑर्डर, यानी आपका जो अटेंशन स्पैन है एक इंडिविजुअल का नॉर्मली जनरली 0 मिनट टू 45 या 55 मिनट्स तक जो है स्पैन एक रहता है। इतने समय तक कोई एक इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर ध्यान से चिंतन कर सकता है। ये एवरेज है, कॉमन है, ठीक। कुछ लोगों का इससे ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो 0 मिनट से लेकर आपका 55 मिनट तक आपका जो अटेंशन स्पैन टाइम है वो आपका रहता है। लेकिन अब क्या होता जा रहा है, सोशल मीडिया आने की वजह से एक इन्फॉर्मेशन का जो एज है हमारा, ये जो एज चल रहा है इन्फॉर्मेशन एज है, इतना इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, इतना इन्फॉर्मेशन का फ्लो है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा सच है, कौन सा गलत है, कौन सही है, कौन नहीं सही है। और उससे क्या हो रहा है, हमारे अंदर एक पैनिक भी क्रिएट हो रहा है उसके अंदर, जानते हुए इन्फॉर्मेशन के वजह से हमें पैनिक्स भी क्रिएट हो रहा है। और हम जो है शॉर्ट वीडियोस देख देख कर हमको कुछ भी चीज़ कहीं भी टिकने में बड़ा मुश्किल हो जा रही है और बहुत जल्दी से स्विच कर दे रहे हैं हम चीज़ों, क्योंकि हम उससे बहुत जल्द बोर हो जा रहे हैं। क्यों बोर हो जा रहे हैं? क्योंकि हमारा जो अटेंशन का जो टाइम था, टाइम स्पैन था, वो घटता जा रहा है। अगर हम 15 सेकंड में ही अपने दिमाग को बार बार अलग अलग चीज़ दिखाएंगे, जैसे 15 सेकंड 20 सेकंड की जो रील्स वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को बहुत जल्दी स्विच कर रहा है। तो हमारा माइंड अब उस तरीके से कंडीशनिंग पे आ रहा है कि उसको हर 15 सेकंड में कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ नया देखना है, कुछ ना कुछ नया सुनना है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अटेंशन डेफिशिएट हो रहा है, अटेंशन डेफिशिएट हाई डिसऑर्डर। अगर ये घटता जा रहा है तो बहुत खतरे की बात है। अगर अभी हाल फिलहाल में जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अगर उनका ये चेक कर लिया जाए तो 55 मिनट से मुझे तो लगता है कि 35 मिनट या 25 मिनट से मुश्किल से वो अपने आप को किसी एक जगह पर स्टेबल कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ बहुत पैनिक भी हो जा रहे हैं। कोई भी एक छोटी सक्सेस वीडियो देख ले रहे हैं कि ये एक इंडिविजुअल था, ये पहले चाय बेचता था और इसने 2 वीडियो बना दी और उसके बाद क्या हुआ कि वो करोड़पति बन गया। तो अब उस करोड़पति बन गया तो हम तो इतना पढ़ रहे हैं, हम तो इतना कुछ कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। अब वो उसके बाद क्या पैनिक होता जा रहा है, अपना आपका सेल्फ डाउट होता जा रहा है, फिर और उसको और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो रहे हैं, फिर वो टेम्पर खो दे रहा है, अपना टेम्पर लूज कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो क्या हो जा रही हैं, उससे इंटरलिंक हैं चीज़ें एक दूसरे से। तो ये अटेंशन का डेफिशिएट भी हो रहा है, साथ ही साथ जो हमारा पैनिक भी हो रहे हैं हम उन चीज़ों को लेकर। तो हमें जो है अपने माइंड को एक इतना अच्छा स्पेस देना है कि हमें उसको सिर्फ अच्छी चीज़ें ही उसमें अंदर जाने पाएँ, ख़राब चीज़ों को उसमें एंट्री ना दें। तो जितना कोशिश हो सके आप इसको दूर रहें, इसमें टाइम स्पेंड करने की कम इसमें कोशिश करें, तो आपके लिए बेहतर होगा और सभी के लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब इसमें अब ये है एक है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें जिसमें मैं बता रहा हूँ इस विजुअली डिसऑर्डर, जैसे ये है हमारा विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे वर्ड से भी हम पता लग सकते हैं कि अगर हम किसी को देखने में कुछ समस्या है, कुछ दिखता हो उसे उल्टा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये का है या फिर हमारा ये बी है, तो हमने इस तरीके से बनाया, हो सकता है उसको ऐसा दिख रहा हो। ये हमने का इस तरीके से बनाया है और उसको हो सकता है इस तरीके का दिख रहा हो। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकते हैं, विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इस तरीके के हो सकते हैं। और मैं तुम्हें साथ साथ एक चीज़ और डिस्कस करता चलता हूँ, जो थ्योरीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस में आ सकती हैं किसी न किसी फॉर्म में। जो थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग है, थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग, ये कुछ थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, आप इनको देख लो, आपकी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आप इनको नोट डाउन भी कर लेना। सबसे पहले ये बहुत पूछी जा चुकी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? ये दी है इवान पेवलोव, ठीक है, इवान पेवलोव। ये थ्योरी किसने दी? इवान पेवलोव ने। ये क्या बोला इस थ्योरी के अंदर, उन्होंने क्या बोला? ये बोला अगर कोई एक रैट है, मतलब एक चूहा है ना, उसको, या डॉग है ना, डॉग ले लो, कोई भी एग्जाम डॉग ले लो, ठीक है। जैसे डॉग का एग्जाम्पल देना, डॉग है, फिर बेल और उसके बाद फूड, ठीक। अब इन्होंने क्या बोला इस थ्योरी के अंदर, इन्होंने बोला अगर डॉग को अगर आप हर बार खाना, एक बेल बजेगी उसके बाद खाना दोगे, एक बेल बजाओ उसके बाद खाना दो, बेल रिंग करो उसके बाद उसमें खाना दो, तो इस तरीके से डॉग की कुछ टाइम में आप देखोगे तो कंडीशनिंग हो जाएगी। ऐसी कंडीशनिंग हो जाएगी तब भी वो बेल की आवाज़ सुनेगा, उसको सलाइवा जनरेट हो जाएगा तुरंत, है ना। तो सलाइवा जनरेट हो जाएगा तो उसका मतलब क्या है, उस बेल ने उसकी ऐसी कंडीशनिंग करा दी कि बेल बजती है तो मतलब खाना मिलता है। तो बेल बजेगी जैसे ही कुछ टाइम बाद, तो उसको ऐसा फील होने लगेगा बेल बजी, इसका मतलब खाना आने वाला है, तो उसको सलाइवा एकदम होने लगेगा, तो खाने की तरफ बढ़ेगा और उसको भूख लगेगी। जिस तरीके से हम हॉस्टल वगैरह में भी देखते हैं, वहाँ पर एक रिंग बजती है, 1 बजे 1:30 बजे, सबका अलग अलग टाइमिंग है, तो रिंग बजती है, उस रिंग बजती है, स्टूडेंट जितने भी होते हैं हॉस्टल में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई कॉमन प्लेस है जैसे कि, तो वहाँ पर इस तरीके का खाना मिलता है, तो उनकी भी कंडीशनिंग इस तरीके की वहाँ पर ये
हो जाती है। ठीक है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस के BF स्किनर हैं, और उसमें किस चीज़ की बात करते हैं ये, इसमें ये बात करते हैं आपकी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स की। किसकी? रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट की। अगर आप किसी इंडिविजुअल को कोई चीज़ों की रिवॉर्ड दोगे, कोई काम करने पर कुछ रिवॉर्ड दोगे, तो आप उसको क्या करोगे? कुछ अच्छा दोगे, गिफ्ट दोगे। किसी ने कुछ काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे घरों में आती हैं कि ये अंकल हैं, इनको नमस्ते करो, या कोई है इनको सलाम करो, या फिर अदब से बोलो। तो ये सब क्या कर रहे हैं हम एक उनको एक उनको लर्निंग करा रहे हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि हमारा एक होती है हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसमें अगर हम कोई काम अच्छा से, जिसको काम को करने को बोला वो किया, तो हमने उसको क्या दिया? रिवॉर्ड दिया, है ना, रिवॉर्ड। अगर वो नहीं किया तो हमने क्या दिया उसको? पनिशमेंट दी। क्या दी? पनिशमेंट। तो जब हम इस तरीके से किसी की लर्निंग कराते हैं अकॉर्डिंग टू BF स्किनर और ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी, तो जब हम किसी के रिवॉर्ड और पनिशमेंट से अगर किसी की लर्निंग कराते हैं तो वो हमारी कहलाती है क्या? ऑपरेंट लर्निंग। ठीक, अगर उस बच्चा अच्छे से बिहेव करता है तो जो उसके फादर हैं या उसके मदर हैं उसको रिवॉर्ड देती हैं। ठीक है, कोई भी एक अच्छा खाने को देंगी या कुछ खिलौना ला कर देंगे, कुछ भी। अगर उसको अच्छा बिहेव नहीं किया तो उसको क्या मिलती है? उसकी पनिशमेंट मिलती है। तो वो क्या होती है? हमारी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और अगर मैं बात करूं उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी की, तो हमने बात कर ली। एक थ्योरी और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, मे बी के क्वेश्चन उससे बन सकता है। यह है सोशल, ये लेकिन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी थी? वेगोस्की, है ना। ये किसने दी थी? वेगोस्की ने इसको दिया था। ठीक है, इसके प्रोफाउंडर है। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। इसमें क्या कहते हैं? इसमें ये कहते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल को ये एक परसेप्शन होता है कि वो क्या कर सकता है, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन डू। ओके, उसमें कुछ को ऐसा होता है, ये दूसरा सर्कल इसमें हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये फिर ऐसा परसेप्शन होता है व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स। ठीक, उसके बाद तीसरा होता है हमारा, इनका तीसरा जो सर्कल है हमारा, वो बात करता है किसकी? व्हाट आई कैन नॉट डू। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आप इसको क्या करना, आपको मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप खुद के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं या इस थ्योरी को लंबे टर्म तक याद करना चाहते हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? आप एक लिस्ट बनाना जिस तरीके से ये है कि व्हाट आई कैन डू, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, खुद के इंडिविजुअल बिहाफ पर। ठीक, वो कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद है व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर। फिर एक ऐसी लिस्ट बनाना जिसमें आप लिखें कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ दूसरे की मदद मिलने पर। फिर तीसरे उसकी लिस्ट बनाना व्हाट आई कैन नॉट डू। तो मैं उसमें क्या होगा, आप एक पर्सनैलिटी, आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में एक अच्छे से जान पाएंगे, अपने बारे में अच्छे से जान पाएंगे, अगर इस तरीके से आप चीज़ों को करते हैं तो। ठीक है, ये एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा तरीका रहता है किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म में तक, लंबे समय तक याद करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमने इतना सब कुछ ये डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे MCQs की तरफ, और फिर कुछ और कंसेप्ट्स हैं जिनके साथ हम डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ओके, जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया एम्स टू। इसका क्या एम है? RTI का ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया एम क्या करता है? इसका एम क्या है? आप मुझे बता सकते हैं। आई होप कि आप इतना तो थोड़ा समझते होंगे चीज़ों को, आप इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। आप चलो ऑप्शन पढ़ देता हूँ। प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके। एंश्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, ओके। एनफोर्स प्राइवेसी लॉज या रेगुलेट इंटरनेट यूसेज। ठीक है, आप मुझे एक तो ये बताइए कि RTI कौन से ईयर में आया था? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन देंगे तो आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी जो है एक्टिवली, या 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं है। दूसरा, मुझे इसका आंसर लिख के बताना, A है, B है या
सी है या फिर डी है? इसका आप आंसर मुझे बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने इंट्यूशन के बिहाफ पर भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस इक्विटी क्या है? सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में इक्विटी क्या है? ट्रीटिंग एवरीवन द सेम, ओके। ऑप्शन बी क्या कहती है हमारी? प्रोवाइडिंग रिसोर्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, ओके। इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट लीगल फ्रेमवर्क, ओके। या इंश्योरिंग करना है इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका सही आंसर आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को अगर पॉज करो, बताओ, फिर मैं भी इसका आंसर बता देता हूँ। अगर आप बता सकते हैं तो वेरी गुड, वेरी गुड। इसका सही आंसर क्या है हमारा? बी, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, विच प्रैक्टिस इज की टू प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स इन सोशल वर्क, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इसने पूछा कौन सी प्रैक्टिस है जो प्रमोट करती है सोशल राइट, ह्यूमन राइट्स को, किसमें? सोशल वर्क में। एडवोकेसी एंड लॉबिंग, डायरेक्ट फाइनेंशियल एड, टेक्निकल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर था इसका, सबसे आसान ये, डायरेक्ट फाइनेंशियल एड बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें टेक्निकल ट्रेनिंग भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हमारा बचा? एडवोकेसी एंड लॉबिंग, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम्युनिटी प्रैक्टिस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, जो कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़रूरी है। किसमें? डेवलपमेंट के जितने भी हमारे विकास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब इसने पूछा बिकॉज इट एंश्योर्स compliance with laws, okay, it empowers the community and ensures sustainability, it reduces, नहीं, उसके बाद इट स्पीड अप द प्रोजेक्ट, नहीं, ये इसका सही आंसर क्या है? बल्कि स्पीड अप की जगह स्पीड डाउन हो जाती है। अब सी है, बी है हमारा क्या? बी, इट एम्पावर्स द कम्युनिटी एंड इंश्योर सस्टेनेबिलिटी, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, द कंसेप्ट जो है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग इन कम्युनिटी डेवलपमेंट रेफर्स टू, क्या रेफर्स है इसका? कंस्ट्रक्टिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना होता है। इन्हांसिंग द एबिलिटीज एंड स्किल्स एंड कम्युनिटी मेंबर, बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू, अगले ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अप्रोच टू कम्युनिटी डेवलपमेंट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स। लोकल रिसोर्सेज को क्या करना है? फोकस करना है किस पर? और यूटिलाइज करना है लोकल रिसोर्सेज और स्ट्रेंथ पर, ठीक है। विच अप्रोच, ये कौन सी अप्रोच है? नीड बेस्ड अप्रोच, ओके, एसेट बेस्ड अप्रोच, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच है, पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच। ये सब अलग अलग अप्रोचेज हैं किस चीज़ की? कम्युनिटी डेवलपमेंट की। अब इसने पूछा कौन सी ऐसी कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो अप्रोच है जो क्या करती है? फोकस करती है किस पर? आइडेंटिफाई करती है। किसको आइडेंटिफाई करती है? आइडेंटिफाई, यूटिलाइज, आइडेंटिफाई करना, चिन्हांकित करना और साथ ही उसका यूसेज करना। किस चीज़ के लिए? उसका क्या करना? लोकल रिसोर्सेज को, और उनको स्ट्रेंथन करना। तो वो क्या, लोकल रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे लिए? हमारे लिए क्या होते हैं लोकल रिसोर्सेज? एसेट होते हैं। क्या होते हैं हमारे? एसेट होते हैं। तो ये क्या है हमारा? एसेट बेस्ड अप्रोच, ओके। नीड बेस्ड अप्रोच वो होता है कम्युनिटी का एक हम पर्टिकुलर एक सर्वे करें, एक रिसर्च करें कि क्या क्या उनको ज़रूरत है, क्या क्या उनकी नीड है, उसके हिसाब से हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, फिर उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट के जितने भी हमारे स्टेप्स हैं, परियोजनाएं हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करें। दैट इज़ नीड बेस्ड अप्रोच। एसेट बेस्ड, जैसे आपको बताया, लोकल के जो रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको यूज़ करना, उनको स्ट्रेंथ करना, तो वो हमारा एसेट बेस्ड। कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिकली वो ड्रग एडिक्शन का किसी कम्युनिटी के अंदर एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पर जितने भी यूथ हैं ना तो वो एजुकेशन कर पा रहे हैं अच्छे से, बीमार बहुत रहते हैं और ना है खेलते हैं। एक हेल्थी इन्वायरमेंट, एक हेल्थी बच्चा जो है जैसा होता है वैसा उनकी चीज़ें नहीं है उस कम्युनिटी के अंदर, तो वो क्या है हमारी प्रॉब्लम है। तो हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक अप्रोच जो लेकर के आएंगे वो रहेगी हमारी प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। तो उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, उसके बाद उसके मेजर्स देखेंगे, स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करेंगे, उसके बाद जा करके हम एक प्रॉपर एक डिज़ाइन करेंगे, प्लान करेंगे, उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, उसके बाद जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच फॉर द कम्युनिटी डेवलपमेंट, ओके। दैट इज नेक्स्ट इज पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच, जो पॉलिसी को ड्राइव करने की अप्रोच। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिसी है, पॉलिसी मेकिंग में जो हमारा फॉर एग्जांपल कहीं भी अगर हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, हमें वाटर लेवल अप करना है, मान के चलो एग्जांपल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हमें ग्राउंड वाटर जो है वो अप करना है, उसका लेवल ऊपर लेके जाना है। तो इसमें हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं कि उनसे भी उनकी राय लें उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर, है ना। उस पॉलिसी मेकिंग के अंदर अब किस किस तरीके से हम अपने ग्राउंड वाटर को अप कर सकते हैं। लाइक हमें अपने जितने भी हमारे लेक्स हैं उनको रिवाइव करा जाए,
हमारे जितने भी ओवर यूसेज ऑफ जो वाटर है उसको कम करा जाए, कुछ ऐसी फसलें उनको कम बोए जाएं, कैश क्रॉप जो कि पानी का बर्डन बहुत ज़्यादा, पानी का यूसेज बहुत ज़्यादा है उनका और आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ रहा है। इस तरीके की चीज़ें की जो हम पॉलिसी एनालिसिस करके करेंगे और उसमें हम कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट लेंगे, उससे कम्युनिटी का विकास होगा, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। द सेल्फ हेल्प ग्रुप मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा आजकल इन्हीं के साथ इंटरेक्शन है, तो इसलिए बहुत अच्छे से चीज़ों को जानते हैं। और आप में से बताना कितने लोग चाहते हैं कि मैं एक NRLM के स्पेसिफिकली SHGs के बारे में एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, किस तरीके से सोशल वर्क की थ्योरीज प्रिंसिपल्स हम SHGs में देखते हैं या हम लागू कर सकते हैं, या SHG कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है, या फिर ये एक ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है या फिर एक फेलियर प्रोजेक्ट है, या फिर और क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या और फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर जानना SHG, VO, CLF, NRLM और बहुत सारी चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट करना इस वीडियो के अंदर, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से एक वीडियो उस पर लाने के लिए, ठीक है। और मेरा क्या रोल है एज ए डिस्ट्रिक्ट टीम में, मेरा क्या रोल है यहाँ पर ऐसा काम करने का, ठीक है। तो हम क्या क्या हमारी फैसिलिटेशन रहती है डिस्ट्रिक्ट टीम की तरफ से, तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अगर आप चाहते हैं तो इसका देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद प्रोमोटिंग सेविंग एंड माइक्रो क्रेडिट अमॉन्ग वुमेन, बिल्कुल ट्रू, वे सही है कि सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है हमारा मेन गोल ऑफ NULM, मतलब नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वो होता है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो NRLM था, ये NURLM है ना, वो NRLM था, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये NULM है ना। इसका क्या है, प्रमोट करना रूरल, बिल्कुल नहीं, जब अर्बन है तो रूरल को क्यों डेवलपमेंट करेंगे, इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्यों करेंगे, एंश्योर, ठीक है एक बार हो सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब है, इन्हांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल अमॉन्ग अर्बन पुअर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसर्च मेथड इन सोशल वर्क, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इन सोशल वर्क रिसर्च एग्जामाइंस, क्या एग्जामाइन करता है, चेंजेस ओवर टाइम, ओके, डेटा एट वन स्पेसिफिक टाइम, डेटा, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक लॉन्जिट्यूडनल होती है, एक लंबे समय तक ये स्टडी चलती है, कोई पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर चल सकती है या किसी ग्रुप पर है, कम्युनिटी पर, तो ये बहुत लंबे समय तक चलती है। हम इसमें कोई भी ABC के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ABA के नाम से भी, जैसे कि कोई चीज़ें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ड्रग एडिक्शन का दिया था, तो किसी कम्युनिटी के अंदर 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों में से एग्जाम्पल के तौर पर 500 बच्चे जो हैं क्या हैं, हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, इंटरवेंशन किया वहाँ पर, ठीक, इंटरवेंशन किया कि आपके इंटरवेंशन करने से क्या हुआ कि वो बच्चों की संख्या 400 हो गई, जो कि पहले 500 थी, ठीक। उसके बाद आपने काफ़ी टाइम तक ऐसे ही रहने दिया, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो परेशानी बढ़ी, अब के बाद क्या हुआ, सीधा 600 बच्चे हो गए, क्या हो गए, जो ड्रग्स एडिक्ट थे। उसके बाद फिर आपने इंटरवेंशन किया, इंटरवेंशन करने के बाद आपने फिर देखा कि आपके फिर 300 बच्चे हो गए जो कि ड्रग्स एडिक्ट हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पर और उस पर्टिकुलर जो इंटरवेंशन है, एक तरीके का जो इंटरवेंशन आप करते जा रहे हैं किसी एक इंडिविजुअल पर, किसी कम्युनिटी के ऊपर, एक ही तरीके का जो स्पेसिफिक डेटा है आपके पास 1000 का था, उसी पर आप काम करते जा रहे हैं, उसी पर इंटरवेंशन करते जा रहे हैं और एक सेक्शनल स्टडी कर रहे हैं कि आपके इंटरवेंशन करने से क्या था, इंटरवेंशन ना करने पे क्या रहा, उसके बाद क्या है। तो एक तरीके से आप क्रॉस सेक्शनल स्टडीज इसकी कर रहे हैं, बहुत लंबे पीरियड टाइम तक चलती है। तो डाटा एट वन स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सोशल वर्क रिसर्च हाइपोथेसिस इज, सोशल वर्क में हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होता है, एक एजुकेटेड गैस होता है। एजुकेटेड गैस का मतलब सपोज करो कोई भी एक हाइपोथेसिस का ऐसा एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टूडेंट जो हैं, बच्चे या फिर जो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो चॉकलेट क्यों पसंद कर रहे हैं, वाई दे आर लविंग चॉकलेट्स, है ना, चॉकलेट क्यों पसंद कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा, लेकिन आपने उसका, ये आपका हाइपोथेसिस क्या था कि उनके पास चॉकलेट इजीली अवेलेबल है। दूसरा हो सकता है आप कहें कि चॉकलेट जो है वो टीवी में बहुत एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस है, ओके। तो ये सब क्या है, आपके हाइपोथेसिस हैं। अभी एक आपका एक एजुकेटेड गैस है, क्योंकि आपको पता है कि चॉकलेट वहाँ पर इजीली अवेलेबल है और टीवी पर बच्चे दिन भर जो ऐड देखते रहते हैं किस चीज़ का, चॉकलेट का, तो वो क्या होता है हमारा, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा
हाइपोथेसिस, जो भी आपका एक पर्टिकुलर एजुकेटेड गैस होता है और प्रेडिक्शन होती है दैट कैन बी टेस्टेड, जो कि टेस्ट हो सकती है, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोथेसिस। तो इसका सही आंसर आपको आई होप मिल गया होगा, एन एजुकेटेड गैस और प्रेडिक्शन दैट कैन बी टेस्टेड। ओके, नेक्स्ट द पर्पज ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इन सोशल वर्क इज टू लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू एक नया टर्म है जो रिसर्च में आप जब यूजीसी नेट के लिए पढ़ेंगे तो आप समझेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा पैटर्न जानेंगे, सब कुछ आपके बारे में होगा, है ना। और सोशल वर्क के रिसर्च के जो मेथड स्टेप्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, मैं आपको भी बताता हूँ, है ना। देखते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब कोई भी आप पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, उस पर हो सकता है पहले भी बहुत रिसर्च हुई भी हो और पहले भी काफ़ी कंटेंट लिखा जा चुका हो, पहले पीएचडी हो चुकी हो और पहले और अलग बुक्स भी लिखी जाती है। उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप जितना भी लिटरेचर अपने उस हाइपोथेसिस के लिए या अपने रिसर्च प्रॉब्लम के लिए पढ़ते हैं, वो सब क्या होता है, हमारा लिटरेचर रिव्यू होता है। ठीक है, कि आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं अभी। ठीक, अब इसमें आपके ऑप्शन है कलेक्ट ओरिजिनल डेटा, ओके, एनालाइज स्टेटिस्टिकल फाइंडिंग्स, ओके, समराइजिंग एंड इवेलुएटिंग एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑन अ टॉपिक, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। आपके सामने मैंने सब कुछ बता दिया है। आप जो है इसका आंसर भी दे सकते हैं, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे तो मुझे खुशी होगी कि आपको पता है कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। ए, बी या सी इसका सही आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद है हमारा एथनोग्राफिक रिसर्च इन सोशल वर्क टिपिकली इन्वॉल्व्स। जो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है वो सोशल वर्क में क्या इन्वॉल्व करती है, कंडक्टिंग करती है एक्सपेरिमेंट्स, ओके, इन डेप्थ स्टडी ऑफ पीपल कल्चर इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें ज़्यादा देखो पढ़ने की एथनोग्राफी, एथनो मतलब होता है लोग, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो कि कॉमन ट्रेड्स रखते हैं, जिनकी कॉमन कल्चर हो, हम उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ पीपल दैट हु हैज कॉमन कल्चर, उनको एथनोग्राफिक यानी कि स्टडी करना उनके। तो अब इसका इससे पता लग सकते थे पीपल है, कल्चर है और नेचुरल इन्वायरमेंट है, इन डेप्थ क्या करनी, स्टडी करनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या पूछा है इन्होंने, फीचर पूछा है, नहीं विशेषताएं पूछी हैं उसकी। क्या है, यूसेज ऑफ लार्ज रैंडम सैंपल्स, ओके, फोकस ऑन न्यूमेरिकल डेटा, ओके, emphasis on understanding the meaning and experience of participants, okay, strictly structured and methodologies। स्ट्रिक्टली तो स्ट्रक्चर नहीं हो सकता क्वालिटेटिव। ठीक, फोकस ऑन न्यूमेरिकल डेटा हो सकता है लेकिन इतना 100% पे फोकस नहीं रहता। यूसेज ऑफ लार्ज रैंडम नहीं। इसका सही आंसर है हमारा एम्फेसिस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफ पार्टिसिपेंट, दैट इज द फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, द नेक्स्ट इज रिसर्च मेथड इज इन सोशल वर्क द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू। कंट्रोल ग्रुप की बात की, क्या कहिए, कंट्रोल ग्रुप इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू। क्या है कंट्रोल ग्रुप, इसमें आपके ऑप्शन है ensure the study has a large sample size, okay, compare outcome with experimental group, यही इसका सही आंसर है। इसका compare the outcome with the experimental group, भी इसका सही आंसर। which of the following is an example of non probability sampling method। non probability, probability और non probability। probability मतलब जिसमें आपकी एक संभावना है, non probability मतलब जिसमें संभावना कम है, non probability। या फिर एक होता है कासी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तीन तरह की होती है मेजरली। तो उसमें है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ओके, स्ट्रेटिफाइड, ओके, क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, डी, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज कैरेक्टराइज कलेक्टिंग डेटा एट द सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्टडिंग द सेम ऑब्जेक्ट ओवर अ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी। इसका सही आंसर आई होप कि आप कर सकते हैं। आप मुझे प्लीज़ इसका तो कमेंट बॉक्स में आप बताना, ए, बी, एस, ये लिख के बताना कि लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज है कैरेक्टराइज बाई डैश 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 डैश, ठीक है, ए, बी, एस, सी जो भी है ना। इन क्वालिटेटिव रिसर्च ट्रायंगुलेशन रेफर्स। ट्रायंगुलेशन क्या होता है इन क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, देखो ट्रायंगुलेशन क्या है, एक मेथड, एक टूल है, ना कि ये टाइप ऑफ रिसर्च है। ट्रायंगुलेशन कुछ लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रायंगुलेशन इट्स अ टूल फॉर अ रिसर्च, नॉट अ मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो या फिर यह टाइप ऑफ रिसर्च के अंदर ये नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, डाटा सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, देन उसके बाद किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये क्लास चल रही है ना, अब इस क्लास के अंदर मैं क्या बोलूँ कि आप मुझे 5 में से स्टार दो, कोई 1 देगा, कोई 0 देगा, कोई 4 देगा, कोई 5 देगा, ठीक है। इस तरीके से रेटिंग करेंगे। अब 5 में से रेटिंग हो गई, अब वो रेटिंग मेरे पास आ गई, उसका एक एवरेज निकाल लिया। लेकिन उसके साथ साथ मैं अगर कहूँ मुझे फीडबैक भी चाहिए, मुझे फीडबैक भी चाहिए, और वो भी एटलीस्ट जो है 20 वर्ड्स का जो है मुझे एक फीडबैक भी चाहिए, मिनिमम 20 वर्ड्स, उसके बाद आगे कितना भी ले जा सकते हो। तब इन दोनों को मिला करके
जब मैं अपने डेटा को ऑथेंटिफिकेशन की तरफ जाऊंगा तो वो बोलेंगे प्रोसेस क्या होगा हमारा, ट्रायंगुलेशन। तो इट्स आंसर इज कंबाइनिंग द मल्टीपल मेथड्स और डेटा सोर्सेज टू इन्हांस क्या है, क्रेडिबिलिटी। उससे क्या बढ़ेगी, मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी मेरे उस डेटा की, ओके, या उस मेरी फाइंडिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन डेटा कलेक्शन मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कॉमन क्या पूछा है, कॉमन डेटा कलेक्शन मेथड इन क्वालिटेटिव रिसर्च, सर्वे, ओके, स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। आपके सामने ऑप्शन है, ये बहुत कॉमन डेटा पूछा है उन्होंने, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे, और वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। तो इसमें क्या होता है हमारा, पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस, ओके। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग विच थेराप्यूटिक, ठीक है, अप्रोच फोकस ऑन चेंजिंग डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न का मतलब समझते होंगे आप, एक बिखरे फॉर्म में हम जो है हमारे सोचने का तरीका वो जो है चेंज होता है। तो उसका क्या है, साइकोएनालिटिक थ्योरी नहीं, ये नहीं है, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी नहीं, जस्टाल्ट भी नहीं है, ठीक है। जस्टाल्ट एक अलग थेरेपी है जो कि अलग तरीके से समझाई जानी जाती है, ठीक है, ये भी नहीं है। उसके बाद हमारा सही आंसर क्या है, हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको बोलते हैं हम CBT, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM है ना, DSM-5 यूज्ड फॉर। DSM जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, अब इसके सामने आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कंडक्टिंग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, ओके, डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ये प्रोवाइडिंग थेरेपी टेक्निक्स या ट्रेनिंग काउंसलिंग। इसका सही आंसर है हमारा डायग्नोसिंग। देखो वर्ड से यहाँ से भी आप इसका आंसर कर सकते थे, डायग्नोसिंग मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर, ठीक। इन काउंसलिंग एक्टिव लिसनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक होता है हियरिंग, ये आपको पता होगा, आप सब ग्रेजुएट कर चुके हैं, अब मास्टर्स में है ना, और ये आपको इस हियरिंग और लिसनिंग आपको सब सोशल वर्क में जाओगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है सोशल वर्क में कि हर जगह पर अपनी डेली लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए भी इसका भी जरूरत है। हियरिंग का मतलब होता है सिर्फ एक सरसरी तौर पर सुन लेना, सिर्फ लिसनिंग, सिर्फ आपने सुन लिया, ठीक है, फोकस नहीं किया, उसने आपका मीनिंग नहीं जाना, आपने उसका बस सुन लिया, ठीक, उसको बोलते हैं हियरिंग। जब आप इंटेंस होकर फोकस के साथ, पूरे ध्यान के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ जब किसी बात को सुनते हो तो उसको बोलते हैं हम लिसनिंग, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हमें हमेशा लिसनिंग करनी चाहिए, ना कि हियरिंग करनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स क्या करती है, आपके सामने मैंने बता ही दिया है काफ़ी इसका, लेकिन आप इसके कॉमन सेंस से भी इसका आंसर बता सकते हैं वैसे तो। इसमें आपके सामने ऑप्शन है ऑफरिंग सॉल्यूशन टू द क्लाइंट, नहीं, इंटरप्रिटेशन द क्लाइंट्स ड्रीम्स, नहीं, फुल्ली कंसंट्रेटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू द क्लाइंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो सही आंसर क्या है इसका C है, ये D भी नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द पर्सन एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम, क्या कर रहा है वो, एक्सट्रीम क्या फील कर रहा है, मूड स्विंग्स, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो रहे हैं उसको, फ्रॉम हाई एनर्जी टू डीप डिप्रेशन में भी डायग्नोस विद, वो किससे डायग्नोस हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप वीडियो को शुरू से अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर सकते थे, बहुत इजीली कर सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप आई होप मुझे आप बताएं। जैसे मैं बता रहा हूँ इसमें एक्सट्रीम है, मूड स्विंग हो रहे हैं, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। जैसे हमारा ये अर्थ है, अर्थ के साथ हमारा ये पोल होते हैं, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, इस तरीके से कभी एक्सट्रीम इधर है तो कभी एक्सट्रीम इधर है। अब मैंने इसमें आपको वो भी दे दिया, आइडिया भी, हिंट भी दे दिया कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पोल से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बात करता है विच इंटरवेंशन इज कॉमनली यूज फॉर क्लाइंट विद पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपके साथ कोई एक ऐसी घटना घटी जो आपको बहुत हिला दिया, बहुत ज़्यादा हिला दिया, उस घटना ने किसी बहुत करीबी का आपके साथ छोड़ देना, किसी करीबी का दुनिया से चले जाना, या आपका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हो जाना, या कोई आप किसी तरीके की ऐसी मुसीबत में फंस जाना जिसकी आपने एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की थी। फिर उस जैसे कोई फ्लड वगैरह आ जाते हैं, नेचुरल डिसास्टर वगैरह हो जाते हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह ऐसी चीज़ें, तो वो उसको उस तरीके की जो हमारा ये है पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, वो कौन सा इंटरवेंशन है जो इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, जो यूज़ होता है उसको पोस्ट ट्रॉमिक के लिए, जो ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है एक्सपोजर थेरेपी, सॉल्यूशन फोकस थेरेपी, फैमिली थेरेपी, आर्ट थेरेपी। इसके लिए जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, जो है हमारी एक्सपोजर थेरेपी, जो हमें एक्सपोजर दे, चीज़ों के बारे में बताए, चीज़ों के बारे में, और भी जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर है, जैसे कहते भी हैं कि कोई इंडिविजुअल है अगर वो फेल हो जाता है तो उसे दुख होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसका दोस्त भी फेल हो जाता है तो उसे थोड़ा कम दुख होता है। तो इसी तरीके से दूसरे के दुख में भी अपनी
अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना, एक तरीके से अपने आप को समझा लेना, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो भी एक तरीके का मैकेनिज्म ही है। उसके बारे में बात करता हूँ आपसे भी, क्या है कॉपिंग मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, इसके बारे में आपसे बात करूँगा मैं अभी, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ह्यूमन राइट्स मीन्स। ओके, आपके सामने ऑप्शन क्या है, आपके सामने ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इक्वल रिसोर्सेज टू एवरीवन, ओके, ट्रीटिंग ऑल इंडिविजुअल्स इक्वली विदाउट एनी बायस। तो सही आंसर इसको एकदम ट्रू ही है, ज़्यादा हमें जाने जरूरत नहीं। नॉन डिस्क्रिमिनेशन करना है ह्यूमन राइट्स मीन्स में, तो सबको बराबरी से करना है, ना मेल फीमेल, ठीक है, और सभी के साथ मतलब LGBT से बिलोंग करते हो या मेल हो फीमेल हो, तो सभी को इंडिविजुअल को क्या करना है, इक्वली ट्रीट करना है। सभी इंडिविजुअल्स एक हैं बिना किसी बायस के, तो वो क्या होता है हमारा नॉन डिस्क्रिमिनेशन होता है ह्यूमन राइट्स के अंदर, है ना। विच इंटरनेशनल ट्रीटी एम्स टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो इसमें ये आ रहा है ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, और यहाँ पर आपके ऑप्शन में भी दिख रहा है एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो ये है कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसको बोलते हैं सीडा। ओके, पेरिस एग्रीमेंट तो आपको पता है किससे रिलेटेड है, ये कोई बता सकता है क्या मुझे? पेरिस एग्रीमेंट कौन बताएगा मुझे किससे रिलेटेड है? ये नहीं पता? पेरिस एग्रीमेंट का मुझे वीडियो पोस्ट करके बताना पेरिस एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद एक क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, हालांकि इसका एडवांस वर्जन ही है पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये जेनेवा कन्वेंशन से। तो ये इसमें जो सबसे सही आंसर का क्या है हमारा C है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है, वो किस चीज़ की बात कर रहा है, वो बात करता है हमारा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल जस्टिस अफर्मेटिव एक्शन। क्या होते हैं? एक्शन होते हैं कई तरह के, लेकिन ये अफर्मेटिव एक्शन वो होते हैं जब एक लीगल अथॉरिटीज़ जितनी होती हैं वो एक एक्शन ले, वो एक प्लान बनाए, वो एक योजना बनाए, ठीक है। तो वो कहता है हमारे क्या, अफर्मेटिव एक्शन। जैसे कि पिछड़ों को आगे लाने के लिए जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो क्या है हमारा, एक अफर्मेटिव एक्शन है, ठीक है। पॉलिसीज दैट एनफोर्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ओके। उसके सामने आपके ऑप्शन है मेजर्स दैट प्रोवाइड एडवांटेज टू ग्रुप्स हु हैव हिस्टोरिकली बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। बिल्कुल यूनिवर्सल, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन मिल ही गया। जब मैंने यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का एग्जांपल दिया तो सही आंसर क्या होगा इसका B। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन इज द प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? WHO तो नहीं है, मॉनिटरी फंड भी नहीं है, WTO भी नहीं है, तो सीधे सीधे क्या है, UN, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म इंटरसेक्शनैलिटी, क्या इंटरसेक्शनैलिटी जो है सोशल जस्टिस के अंदर क्या कहलाती है? इंटरकनेक्टनेस जो है ये दो है इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ सोशल कैरेक्टराइज सच एज रेस, क्लास एंड जेंडर। बिल्कुल इंटरसेक्शनैलिटी के बारे में जो बात करती है वो यही, इसका सही आंसर क्या हमारा A है, ठीक है। ये मैं स्पीड से थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं, तो वीडियो को भी एंड तक देखना। ये हमारा लास्ट MCQ है। इसमें रिस्टोरेटिव जस्टिस, ये इसके बारे में एक है रेसिडिविज्म, एक टर्म है रेसिडिविज्म। अगर किसी को इसके बारे में पता है रेसिडिविज्म के बारे में तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। रेसिडिविज्म के बारे में आप गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करने के बाद कमेंट लिखो, तो आपके लॉन्ग टाइम तक याद रह जाएगा रेसिडिविज्म ये क्या होता है, ठीक है। इसमें आपसे ऑप्शन है पनिशिंग ऑफेंडर्स टू प्रिवेंट फ्यूचर क्राइम, ओके। रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एंड रिकंसिलिएशन विद विक्टिम, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, इंक्रीजिंग सर्विलेंस एंड पॉलिसी। इसका सही आंसर जो है हमारा B है। क्या है? रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एंड रिकंसिलिएशन विद विक्टिम्स, इसको क्या बोलते हैं हम? रिस्टोरेटिव जस्टिस, ठीक है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए कुछ MCQs, ठीक। अब मैं आपके सामने कुछ टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करना चाहता हूं, जो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने जा रहे हैं। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, स्पेसिफिकली कुछ टर्म हैं, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है? ऑप्शन कहीं ना कहीं ये बन सकने की चांसेस हैं, तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर लूँ। डाउन सिंड्रोम क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें जितने भी इंटेलेक्चुअल जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को जो इसका इंटेलेक्ट होता है, इंटेलेक्ट जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत डिले होता है। इंटेलेक्ट डेवलपमेंटल जो होता है उसका बहुत डिले होता है अगर कोई जो है डाउन सिंड्रोम का
क्या होता है, डाउन सिंड्रोम से का पीड़ित होता है या पेशेंट होता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं, पीड़ित होता है एक तरीके से ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इंटेलेक्ट जो है किसी भी एक इंडिविजुअल का जो कोई डाउन सिंड्रोम है जिसको, उसका इंटेलेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं हम, डाउन सिंड्रोम। उसके बाद एक बेबी ब्लू सिंड्रोम, क्या है, बेबी ब्लू सिंड्रोम, बेबी ब्लू सिंड्रोम। बेबी ब्लू सिंड्रोम में क्या होता है, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके कहीं कहीं पर ब्लू ब्लू निशान या चेहरा उसका सब कुछ ब्लू ब्लू दिखने लगता है, जो कि खून में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दिखता है। तो इसमें इसका जो रीज़न क्या है, कारण क्या है इसका, जब खून के अंदर जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन ब्लड, ठीक है। तो इसको ये क्या होता है हमारा बेबी ब्लू सिंड्रोम, ठीक। उसके बाद एक सिंड्रोम और है जिसमें कि हमारा पटाव सिंड्रोम, क्या है, पटाव सिंड्रोम, PATAOU, पटाव सिंड्रोम, ठीक है। पटाव सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसमें किसी भी बच्चे के जो चेहरा होता है उसका जो लिप्स होता है वो लिप्स कटा हुआ होता है, इसका जो लिप्स जो होता है ना, लिप्स में कट होते हैं, लिप्स कट हो सकता है, लिप्स के अंदर, लिप के अंदर कट हो सकता है, ठीक है। या फिर एक्स्ट्रा फिंगर हो सकती है, एक्स्ट्रा फिंगर होना, उसका पूरा प्रॉपर एक्स्ट्रा फिंगर है ना, उसका जो पूरा लिम्ब है जितने भी वो सही से फंक्शन ना कर पाना, जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करना उनके लिम्ब्स की, ये सब क्या होता है, ये पटाव सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। छोटी छोटी आँख हो सकती हैं, छोटा सर हो सकता है, बहुत छोटा सा सर हो सकता है, स्मॉल हेड हो सकता है ना। उसके साथ क्या है, स्मॉल हेड के साथ साथ क्या है, स्मॉल आइज़ हो सकती हैं, बहुत छोटी छोटी सी आँखें हो सकती हैं। तो ये सब क्या है, ये उसके कान भी बहुत छोटे हो सकते हैं, जो उसके लोअर जो कान है, जो लोब्स हैं, ईयर लोब्स जो होती हैं उसके बहुत लो सेट ऑफ ईयर्स होते हैं, लो सेट्स ऑफ ईयर्स होते हैं उसका। तो ये भी क्या है, पटाव सिंड्रोम के क्या है, कारण है, कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक, कारण नहीं सॉरी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ठीक। तो अगर आपसे इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बने तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। अब कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि हमारा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किसको पता है वो बहुत अच्छी बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 16 सितंबर, ये पूछा जा सकता है, 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था, ये डिस्कस हुआ था, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1 जैन 1989, ठीक है, आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। ये क्या हुआ था, ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 1989 को, और उसको किगाली एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, किगाली एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट। अभी समझ में तो आ गया, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और ये 16 जनवरी को डिस्कस हुआ था, 1 जनवरी को इन्फोर्स हो गया था, किगाली एग्रीमेंट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका एम क्या है, इसका एम है हमारा HCFC को कम करना। HCFC क्या होता है, हाईली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, जो कि जैसे कि AC से निकलने वाले, एयर कंडीशन से निकलने वाला हमारा गैसेस, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले हमारे गैसेस, इस तरीके की जो चीज़ें गैसेस निकलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, उन सब पर कंट्रोल करने के लिए क्या है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और इसके किसी और नाम से भी जाना जाता है किगाली एग्रीमेंट के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी, कहाँ है, नायरोबी। आपने वो देखी होगी कौन सी वेब सीरीज़ थी वो, मनी हाइस्ट, तो उसमें नायरोबी थी, तो नायरोबी से भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नायरोबी जो है कहाँ से, केनिया, ठीक, केनिया से, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नायरोबी, केनिया। इसमें इंक्लूड होते हैं जो कि मैन मेड, जो 100 मैन मेड केमिकल्स हैं, जो मैन मेड केमिकल्स हैं उनको भी हम इसमें जो है काउंट करते हैं, जो कि HCFC प्रोड्यूस करते हैं। 100 मैन मेड जो है क्या है, केमिकल्स हैं, मैन मेड केमिकल्स हैं, उनको भी हम क्या है इसमें काउंट करते हैं, जो कि HCFC को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद है हमारा स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, STOCK, स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये किस लिए है, ये किस लिए लाया गया, ये इसलिए लाया गया ताकि जो हमारे POP उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें। POP क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसको क्या कर सकें,
हम इसको कम कर सकें। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये केमिकल है, बहुत खतरनाक है। ये विंड के द्वारा, पानी के द्वारा ये इस जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए क्या है, डिग्रेडेबल होता है, नहीं नुकसानदेह होता है। और ये किस हमारा ये यूसेज में भी आता है, इसको बनाया भी जाता है, इंटेंशनली भी बनाया जाता है इनको। किस चीज़ के लिए? जैसे कि नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं हमारे, जो नॉन स्टिकी जो यूटेंसिल्स होते हैं ना, उनके लिए भी उनमें इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम कोई वाटर प्रूफ कोई गैजेट बनाते हैं या वाटर प्रूफ कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर हम चाहते हैं कि हमारे किसी प्रोडक्ट में जंग ना लगे तो स्ट्रेन रेसिस्टेंट भी के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में इसका यूसेज होता है, लेकिन इसका अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ये डेग्रेडेबल होता है किसी भी एक ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंटल हेल्थ के लिए भी। ठीक, अब उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। अब कुछ टॉपिक है वो है क्योटो प्रोटोकॉल। ये आपके बहुत रिपीटिटिव टॉपिक्स हैं, लेकिन एट अ टाइम पर भूल जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, तो हमें याद भी नहीं रहता। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? क्योटो प्रोटोकॉल था हमारा GHG के लिए। इससे आप याद रखना GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, GHG के लिए था। ये अडॉप्ट किया गया था कब? 11 दिसंबर, क्योंकि जामिया पूछता है इस तरीके से क्वेश्चन 1997 में। ठीक है, लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट हुआ था, इम्प्लीमेंट की जो इसकी डेट थी वो थी 6 Feb 2005, काफ़ी लेट है ना, 2005 में हुआ था। इसको जो है 192 कंट्री ने जो है इसके पार्टीज़ हैं, सभी ने इसको साइन किया था। और साथ ही साथ ये एक्सटेंशन फ्रेमवर्क है। एक्सटेंशन फ्रेमवर्क है किसका? एक्सटेंशन फ्रेमवर्क है ये हमारा UNFC का। देखो UN यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC। ठीक है, ये एक्सटेंशन है उसका। और ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है। क्वेश्चन इस तरीके से आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि ये लीगली बाइंडिंग है कि नहीं है। तो ये क्या है? लीगली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग है। इसका एम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? रिड्यूस करना है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो मैंने आपको शुरू में बताया GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करना? रिड्यूस करना। ये इसका क्या है? इसका एम है। और इसको किस और नाम से जाना जाता है? पेरिस एग्रीमेंट। जैसे मैंने पहले भी आपको एक ऑप्शन में बताया, MCQs में बताया था, ये पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे VOC। ये इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें करा रहा हूँ। VOC का मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। VOC ऑर्गेनिक लिख लो, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये केमिकल क्या होते हैं? ये सॉलिड से जो केमिकल होते हैं वो सॉलिड से क्या होते हैं? गैस में बदल जाते हैं। सॉलिड से ये गैस में बदल जाते हैं, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और किस चीज़ पर? रूम टेम्परेचर पर ही। रूम टेम्परेचर जितना होता है उसी में। आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि नेल पॉलिश जो होती हैं, जो गर्ल्स यूज़ करती हैं, जो नेल पॉलिश जो होती है उसमें से निकलने वाला एक ऑर्डर, देख केमिकल का जो एक गैस रहती है उसको बोलते हैं VOC। वो भी इसका एक अच्छा एग्जांपल है। उसके बाद ये आपने देखा कि न्यूली पेंटेड होम है, घर है या कमरा है, वहाँ पर बहुत टाइम तक एक स्मेल रहती है, बहुत टाइम तक, तो वो भी उसी का क्या है? एक एग्जाम्पल है। या फिर सिगरेट से निकलने वाला धुआं है ना, सिगरेट से भी बेंजीन बोलते हैं उसको, बेंजीन। उसमें क्या है कि उसमें से भी निकलने वाला जो धुआं है वो फिर रूम टेम्परेचर पे होता है, फिर वहाँ पर गायब हो जाता है, वेपर भी बन जाता है उसका साथ ही साथ। ठीक, तो ये सब क्या है? उसके एग्जाम्पल हैं VOC के। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये आप सभी के लिए। ठीक है, और कुछ एक दो चीज़ और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है हमारा ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बन सकता है कोपिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड। तो मैं कोपिंग मैकेनिज्म को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है। डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक, कोपिंग मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ सीरीज है, एडजस्टमेंट ऑफ सीरीज। आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपना घर छोड़ा, वैसे मैं अपने ऊपर बताता हूँ। मैंने कभी घर नहीं छोड़ा था अपना पढ़ाई के लिए, किसी चीज़ के लिए, क्योंकि सभी कुछ वहीं पर अवेलेबल था, कॉलेज भी सब हो गया, स्कूलिंग भी हो गया, सब कुछ। तो लेकिन जब मैंने अपने जॉब के लिए घर छोड़ा, जब मेरा मन बिल्कुल नहीं लगा एक नई सिटी में, उसके बाद जो है धीरे धीरे मैंने वहाँ के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, वहाँ की चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया, वहाँ की चीज़ों के बारे में जाना, एक्सप्लोर करा,
और अपने आप को जो है काम में बिजी रखा। उससे मैंने क्या किया, अपने आप को क्या किया, जो मेरे एक एडजस्टमेंट ऑफ सीरीज़ था उसको कंटिन्यू रखा और मैंने यहाँ की चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। तो उसको क्या बोला मैं, उससे मैंने उसकी किस चीज़ का एग्जांपल है, वो मेरा एग्जांपल है किसका, कोपिंग मैकेनिज्म का। ये कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ें आती हैं फिर हम उस चीज़ को अडॉप्ट करते चले जाते हैं धीरे धीरे, तो वो हमारा किस चीज़ का एग्जांपल है, वो है हमारा कोपिंग मैकेनिज्म का, है ना। ये एडजस्टमेंट है एक तरीके का, और ये दो तरीके से हो सकता है। और ये किस लिए क्यों जाता है, ताकि हम स्ट्रेस को हम कम कर सकें, अपनी स्ट्रेस से जो है ओवरकम कर सकें, स्ट्रेस से जो हम ओवरकम कर सकें, इसलिए हम जो है कोपिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा टूल है। ये दो तरीके का हो सकता है। पहला है आपका एक्शन बेस्ड, ठीक है, एक्शन बेस्ड, और दूसरा है हमारा इमोशनल बेस्ड, एक्शन बेस्ड और इमोशन बेस्ड। एक्शन बेस्ड में जैसे कि मैं मेडिटेशन करना शुरू कर दूं सुबह सुबह, ठीक, रनिंग करना शुरू कर दूं, साइकिल शुरू कर दूं, या फिर अपने आप को किसी आर्ट थेरेपी में लगाऊं, या अपने आप को जो मुझे चीज़ें करना अच्छा लगता है वो मैं करना शुरू करूं और अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट कर लूं, तो उसको बोलते हैं क्या, कोपिंग मैकेनिज्म। जब ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं प्रिजन सेटिंग में मैंने काम किया था, जेल के अंदर में गया था, तो वहाँ पर बहुत लोग जो हैं बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत साइकोलॉजिकली बहुत डिस्कम्फर्ट चीज़ें होती हैं उनके साथ, क्योंकि सोशल स्टिग्मा जुड़ जाता है उनके साथ लाइफ टाइम के लिए जेल जाने का, और साथ ही उनके परेशानी होती है, फिर जेल को जेल ही होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो वो बहुत परेशान रहते हैं। तो वो बहुत ऐसा भी रहता है कई दिन तक वो खाना भी नहीं खाते हैं, उनको इतना स्ट्रेस रहता है उन चीज़ों का। लेकिन उनको धीरे धीरे उनका आसपास के सराउंडिंग्स, उनके स्टाफ वहाँ के, और फिर सोशल वर्कर भी होते हैं कुछ जेल के अंदर, तो वो उनका जो है क्या कराते हैं, कोपिंग मैकेनिज्म कराते हैं, ताकि वो जो है एक मतलब नॉर्मल लाइफ तो जी सकें या वहाँ पर ठीक रह सकें। तो वहाँ पर भी बहुत काम आता है कोपिंग मैकेनिज्म, इस तरीके की चीज़ें। तो ये एक्शन बेस्ड है ऐसा, तो वो मैं आपको याद आया तो मैंने आपको इसलिए बता दिया, ठीक है। ये रहा किस चीज़ का एग्जांपल है, मेडिटेशन वगैरह, ये रहा किस चीज़ का, कोपिंग मैकेनिज्म, है ना, तो एक्शन बेस्ड का। अगर मैं इमोशन की बात करूँगा तो इमोशन में रहेगा कैसा मेरा, मैं अपने कोई भी मेरे साथ कोई दुर्घटना घटी है, कुछ भी हुई, मुझे उससे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे उससे ओवरकम करना है, अपने आप को रहना है, तो उसको मैं क्या करूँगा, अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करूँगा, ह्यूमर का इस्तेमाल करूँगा, उसको हंसी मजाक में लूँगा, अपने साथ जो चीज़ हुई है, मेरे साथ परेशानी है, तो उसको मैं हंसी मजाक में लेकर के टालूंगा, या फिर उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कोपिंग मैकेनिज्म है। लेकिन इस पे इमोशन बेस्ड क्या है, इमोशन बेस्ड कोपिंग मैकेनिज्म है, इमोशन बेस्ड अप्रोच है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ जो है वो हमारी कहलाती है। दो तरीके की होती है, एक्शन बेस्ड और इमोशन बेस्ड। आपसे इसके बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ये टर्म्स किसने दी हैं, ये कौन इनके प्रोफाउंडर हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पहला जो है ये आई थी टर्म आपकी 1984 में। कब आई थी, 1984 में। किसने दी थी, ये पहला था आपके ऑप्शन में, पहला है लेज़रस, अगर आप मुझे लेज़रस, ठीक। दूसरे हैं इसके फोकमैन, ठीक, फोकमैन, ये आप आई होप कि आप याद रखेंगे। ये दो से अगर आपके मैच द फॉलोइंग में आते हैं या फिर आपको ऑप्शन में दिखते हैं किसी में, तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म की जैसे मैं बात कर रहा था आपसे, अभी डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि एक है कोपिंग मैकेनिज्म, एक है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, अनकॉन्शियस कोपिंग मैकेनिज्म है हमारा, क्या है, अनकॉन्शियस। ये जब हम एक्शन बेस कर रहे हैं, इमोशन बेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कॉन्शियस हो गए, है ना। लेकिन जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो है हमारा अनकॉन्शियस, क्या है, अनकॉन्शियस कोपिंग मैकेनिज्म, है ना, जो कि रेफर करता है किसको, आर रेफर्ड टू डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक। ये जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हमारा अनकॉन्शियस फॉर्म ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म है, जो कि हम डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के हमारे काफ़ी चीज़ें हो, कई तरह से हम अपने आप को डिफेंस करते हैं, अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। जैसे कोई गलती होगी, कोई मिस्टेक होगी, उसको दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, या फिर कोई बहुत बड़ी चीज़, एक टर्म, जो कुछ टर्म्स है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। एक टर्म है ट्रिविलाइजिंग, क्या है, ट्रिविलाइजिंग। इसका मतलब ये होगा कि कुछ बहुत बड़ी चीज़, घटना घटी है, लेकिन आप उसको बहुत स्मॉल कर दे रहे हो, बहुत छोटी कर दे रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया।
लाइक फॉर एग्जांपल आपको कोई बिजनेस में लोन हो गया, लॉस हो गया, या फिर कुछ एग्जाम में कुछ स्टूडेंट हैं जिनका अच्छा स्कोर नहीं आया और वो बहुत लो फील ना करने लगे या डिप्रेशन में ना चले जाएं या एंजाइटी इनको ना कवर कर ले या लोग ताने मारेंगे या कुछ करेंगे, तो आप उसको डिफेंस करने के लिए आप क्या करें, उस बहुत बड़ी चीज़ को छोटी कर दो। मतलब कि नहीं निकला तो नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार निकाल लेंगे, या फिर ये तो निकल भी गया तो क्या हो जाता है, ये ऐसा करके अपने आप को मैकेनिज्म अपने आप को तैयार करना, ताकि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी प्रॉब्लम बना करके उसको शॉर्ट आउट कर दो या ख़त्म कर दो अपने जहन से। तो उसको बोलते हैं हम ट्रिवियलाइजिंग, है ना। जो समथिंग बिग है, जो काफ़ी बड़ा कोई बड़ी चीज़ है तुम्हारे लिए, लेकिन आप उसको किस में कन्वर्ट कर दो आप उसको स्मॉल, जो कोई छोटी सी चीज़ में, और फिर उसको इग्नोर कर दो। ठीक, तो ये है हमारा ट्रिवियलाइजिंग। उसके बाद जो है हमारा ये, और ट्रिवियलाइजिंग बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है एक हमारा अटैक भी होता है, इसमें डिफेंस मैकेनिज्म में अटैक भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़, जैसे मैंने बताया को गड़बड़ हुई, जैसे बिजनेस में लोन हो गया वगैरह, चाहे गलती तुम्हारी थी, बिलिंग तुमने गलत की, या फिर प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं था, सर्विस तुमने अच्छी नहीं दे पाए खुद से तुम्हारी, लेकिन तुम दूसरे के ऊपर करने लगो, दूसरे के ऊपर डिस्कम्फर्ट डालने लगो, अपने आप को सब बताने लगे कि हमारा तो सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, या फिर हमारी तो मार्केटिंग अच्छी नहीं है, या हम फलां फलां रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो इसलिए हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो है हम क्या करते हैं, डिस्कम्फर्ट किसको करते हैं, ऑन टू अदर्स, हम किसी दूसरों के ऊपर उसको बढ़ने लगते हैं। ठीक, उसको बोलते हैं क्या, हम अटैक डिफेंस मैकेनिज्म की तरफ, हम डिफेंस मैकेनिज्म हमारा वो होता है। एक फैंटेसी, फैंटेसी में क्या होता है कि हम एस्केप करते हैं, क्या रियलिटी को एक्सेप्ट करने से एक्सेप्ट वो कर देते हैं, फैंटेसी। ठीक है, फैंटेसी, इसमें क्या करते हैं हम, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते हम उसको, क्या हमें नहीं, हम जो है सही हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्या रियलिटी है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कहलाती हैं। ठीक है, अब ये तो रही बात डिफेंस मैकेनिज्म, कोपिंग मैकेनिज्म की। अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी, इनके बारे में, ये टाइप्स पर्सनैलिटीज़ के बारे में, कि अप्रोचेस क्या होती हैं किसी पर्सनैलिटी को, अप्रोचेस क्या होती हैं, अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। अगर मैं इसकी आपसे बात करूं, ठीक, अगर मैं आपको इसकी आपसे बात करूं, अप्रोचेस क्या क्या है किसी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इसमें मैं आपको 3 तरह के जो लोग हैं, बल्कि 4 तरह से मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके की चीज़ें जो होती हैं जो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं। पहला, जैसे कि हिपोक्रेट्स हैं, ग्रीक के फिजिसिस्ट है ये हिपोक्रेट्स, अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स, है ना। हिपोक्रेट्स का मतलब हिपोक्रेट्स अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स क्या है, इन्होंने बोला है 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है। ठीक, सबसे पहला होता है हमारा सैंजुइन, ठीक है। उसके बाद है हमारा बी, फ्लेगमेटिक, ठीक। उसके बाद ये बोलते हैं मेलनकोटिक। उसके बाद ये कहते हैं हमारा एक क्लोरिक। ये आपको सब याद करा दूंगा मैं, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बस वीडियो को अच्छे से देखना है, बस और कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना है, नोट्स बनाते चलना है। इसमें कहते हैं सैंजुइन टाइप की जो पर्सनैलिटी होते हैं वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक समझते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, जो बहुत ज़्यादा आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद जो ये फ्लेगमेटिक होते हैं, ये बहुत कूल होते हैं, बहुत कूल, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कहावत भी है कि आग लगे चाहे बस्ती में, हम तो रहते मस्ती में, ऐसा करके कुछ है ना, तो वो वाली चीज़। तो कूल रहते हैं, बहुत कंपाउंड है, बहुत कंपोज्ड रहते हैं, कूल कंपोज्ड रहना, और साथ ही साथ अनइमोशनल, इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसी से नहीं होना। तो ये सब क्या है, किसकी टाइप की पर्सनैलिटी है? फ्लेगमेटिक। फिर उसके बाद है हमारी मेलनकोटिक। इसमें क्या, वेरी सैड रहते हैं, बहुत मेलन। देखो वर्ड जो है ना मेलन, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, गंदा, बुरा माना जाना, है ना। तो मेलन जो वर्ड है ना, मल, तो वो है गंदी चीज़ के लिए, बुरी चीज़ के लिए माना जाता है। नेगेटिव सेंस, मतलब कहने का, बुरा चीज़ भी नहीं कह सकते, कहने का मतलब कि नेगेटिव सेंस की जो बात करता है वो है हमारा मेलन, जो रूट वर्ड है। तो इसमें किस टाइप की पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, बहुत सैड होते हैं, सैडिस्टिक होते हैं, बहुत सैड रहते हैं। ठीक। उसके बाद है कॉलरिक, इसमें क्या होता है, ये बहुत बैड टेम्पर रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता रहता है इनको, और हर तरीके से ये परेशान करना रहना, इनको परेशान रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ये, इस तरीके की पर्सनैलिटी होती है। तो सैंजुइन जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा, आप में से कुछ होंगे, आप अपना आप में से देखना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको अपनी पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू हिपोक्रेट्स कैसी लगती है। सैंजुइन है, फ्लेगमेटिक है, या दोनों है, या फिर मेलनकोटिक है, या फिर
कॉलेरिक है, ठीक है। इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। ये तो रही हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन अब मैं बात करूंगा आपसे आयुर्वेदा का जो चरक संहिता है उसके हिसाब से बात करूंगा, वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आयुर्वेदा ने जो पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है वो 3 जगह पर बांटा है। सबसे पहला है आपका वता, VATA वता। उसके बाद है आपका पिता, PITA पिता। फिर उसके बाद है C है आपका कफा, क्या है CAKAPHA कफा। जो वेटा, पिटा और कफा, ठीक है। ऊपर देखो हमने याद किया, आप याद रखना हमेशा। स्वाइनजाइन मतलब ऑप्टिमिस्टिक, उसके बाद फ्लेगमेटिक कूल एंड कंपोज एंड इमोशनल, और मेलनकोटिक का मतलब है आपका वेरी सैड, और कैलोरिक का मतलब है बैड टेम्पर, ठीक। अब ये तो थे हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटीज जो डिफाइन की गई हैं। लेकिन अब है हमारी आयुर्वेदा के हिसाब से जो कि पर्सनैलिटीज हमारी डिफाइन की गई हैं। वटा का मतलब है एनर्जेटिक, क्या है एनर्जेटिक, जो काफ़ी एनर्जी भरे रहते हैं, और ये क्या होते हैं क्रिएटिव बहुत होते हैं। क्या होते हैं क्रिएटिव लोग होते हैं वता। तो जो आप में से वता है यानी क्रिएटिव हैं और एनर्जेटिक हैं तो वो है वता श्रेणी में आएंगे। जो पिता हैं जो कि वो किसी चीज़ में बहुत इंटेंस रहते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस के साथ चीज़ों करते हैं, वो फोकस्ड रहते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर। बस वो कहते हैं कि सिर्फ मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कहते हुए कि वो इस तरीके की पर्सनैलिटी उसकी, वो किसी चीज़ को करता है तो बस उसी को ही करता है, फिर कुछ करता ही नहीं है। तो वो इस तरीके के जो लोग हैं फोकस्ड रहते हैं, इंटेंस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक कफ़ा जो रहते हैं, कुछ लोग इनसे फिर खफा भी रहते हैं, तो कफ़ा को खफा से भी याद कर सकते हैं। इसमें क्या ये पॉजेसिव होते हैं, पॉजेसिव होते हैं, ठीक है। पॉजेसिव होते हैं और साथ ही जो है ग्रीडी होते हैं, लालची भी होते हैं। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी को आयुर्वेदा ने डिफाइन किया कि 3 तरह की इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। तो एक तो हमने हिपोक्रेट्स के द्वारा जाना, फिर उसके आयुर्वेदा के बारे में जाना। अब बात करते हैं हम शेल्डन के बारे में। जो शेल्डन है उसने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है, लेकिन उसने डिफाइन किया है उनके बिहेवियरल ट्रेट्स को ना लेकर, उसने फिजिकल जो उनकी अपीयरेंस है उसके बेस पर डिफाइन किया है शेल्डन ने, ठीक है। शेल्डन, ठीक। इसमें इन्होंने बोला है, सबसे पहला बोला है इरेक्टोमॉर्फी। क्या बोला है इरेक्टोमॉर्फी। उसके बाद बोला है इन्होंने मीजोमॉर्फी। क्या बोला है मीजोमॉर्फी। उसके बाद बोला है हमारा इन्होंने सिर्फ एंडोमॉर्फी, ठीक है एंडोमॉर्फी, ठीक है। मॉर्फी मतलब कोई स्ट्रक्चर, कोई फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये फिजिकल अपीयरेंस के बिहार पर इन्होंने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। क्या कि जो लोग इरेक्टोमॉर्फी जो होते हैं पतले लोग होते हैं, पतले जो पतले से होते हैं, लंबे से दुबले से जो होते हैं, पतले लंबे दुबले से जो होते हैं लोग, वो इरेक्टोमॉर्फी होते हैं, ठीक। उन्होंने ही बोला जो पतले लंबे से होते हैं। ये थोड़ा क्या होते हैं, ये हल्के फुल्के होते हैं, ज़्यादा इनका वेट नहीं होता है, लेकिन लंबाई इनकी अच्छी होती है और लंबे कद के होते हैं, ब्रॉड शोल्डर नहीं होते हैं इनके, और इनका एक लंबा इनका जो है स्ट्रक्चर होता है शरीर का, ठीक। उसके बाद है मीजोमॉर्फी। मीजोमॉर्फी जो बात करती है वो करती है कि इनके ब्रॉडर शोल्डर होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, ठीक है, और जो है ये डोमिनेंट होते हैं, पावरफुल होते हैं। फिर उसके बाद हमारे एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी मतलब हार्ट छोटी होती है, वजन जैसे होता है, छोटे हाथ पैर होते हैं, और इस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी होती है एंडोमॉर्फी, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस की बात की। फिर उसके साथ साथ जो है इन्होंने इनके फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से जो इनकी स्ट्रेंथ थी उनको आगे डिफाइन किया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्ल जंग। कार्ल जंग ने पर्सनैलिटी को सिर्फ 2 जगह बांटा है, जो आपने बहुत कॉमन सुने होंगे। कार्ल जंग ने बोला है कि एक तो होते हैं कार्ल जंग CARLJUNG, ठीक। इन्होंने बोला है 2 तरह की पर्सनैलिटी में, पहला होता है आपका इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, और दूसरा होता है हमारा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। एक और टर्म है जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा जाता है, तो वैसे उसके बारे में पढ़ा नहीं है, जो कि सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट और सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट, सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट और सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट। तो आप कौन हो इसमें से आप समझ लेना। सेलेक्टिवली इंट्रोवर्ट का मतलब कि सेलेक्टिवली कुछ ही लोगों के साथ बस चुप रहना है, ज़्यादा बाकी सबके सामने बोलना है। और सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट का मतलब कुछ ही लोगों के सामने बोलना है, कुछ और ज़्यादा बोलना है, सामने किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, ना अपने विचार रखने हैं, ठीक। ये रही इन सब चीज़ों के बारे में, कार्ल जंग के बारे में। और एक और हैं जो वो हैं थिंकर हैं, वो हैं हमारे कार्ल रोजर। कौन है हमारे कार्ल रोजर किसके बारे में बात करते हैं, CARL कार्ल रोजर ये बात करते हैं हमारे सेल्फ थ्योरी के बारे में, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, है ना। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी, सेल्फ थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी, सेल्फ थ्योरी, ठीक। सेल्फ थ्योरी में इन्होंने बोला कि जो सेल्फ का जो कंसेप्ट होता है हमारा खुद के बारे में जो हमारा विचार है, सेल्फ कंसेप्ट, वो किस तरीके से बनता है। ये जो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है ये किस तरीके से बनता है। ये सबसे पहला होता है सेल्फ वर्थ,
इसको भी डिफाइन करूँगा मैं क्या है सेल्फ वर्थ। उसके बाद है ये हमारा आइडियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ, और उसके बाद है ये हमारा तीसरे नंबर पे सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज। इन चीज़ों को मिलाकर हमारा सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ जो है बनता है। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वर्थ जो होता है वो बात करता है हमारी सेल्फ इस्टीम के ऊपर, कि हमें अपनी इज्जत, हमें अपनी सम्मान कितना प्यारा है, तो वो है हमारी सेल्फ इस्टीम के पॉइंट ऑफ व्यू में जाएगा, कॉन्टेक्स्ट में जाएगा सेल्फ इस्टीम। आइडियल सेल्फ वो होता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे वहाँ पर किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से एक्ट करना चाहिए, वो मेरा खुद का एक आइडियल सेल्फ है ना, कि मैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करूँगा। अगर कोई परेशान है तो वहाँ पे कैसे बिहेव करना है, मुझे किसी की मदद करनी है तो कैसे मदद करनी है, क्या मदद करनी है, और मुझे किस जगह पर व्हाट ऑट टू बी वाला जो एक कंसेप्ट है कि जो मुझे उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होना चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी है तो मुझे उसका खुश नहीं होना चाहिए, ना हंसी मजाक बनाना चाहिए, उसको फील करना चाहिए और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि क्या इंडिविजुअल का क्या रहता है, आइडियल सेल्फ रहता है। फिर एक रहता है सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज ये है कि हम अपने खुद के बारे में हमारी क्या राय है, हमारे खुद के बारे में अपने क्या थॉट्स हैं, कि मैं क्या हूँ, कि जैसे मैंने अपने पहले भी जो जितने भी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी बताया उनमें से मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, क्या मैं सेंजुआइन हूँ, है ना, या फिर मैं एक्टोमॉर्फी हूँ, एंडोमॉर्फी हूँ, या फिर मेरा एक एनर्जेटिक हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ मैं, या फिर मैं डोमिनेंट हूँ, जो भी, या मेरा बॉसी टाइप का नेचर है, जो भी एकदम तरीके से रहता है एक सेल्फ इमेज, अपने बारे में सेल्फ थॉट्स जो रहते हैं, इन सब तीन चीज़ों को मिलकर बनता है हमारा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ, जो कि किसने दिया था कंसेप्ट, कार्ल रोजर ने। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया, आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो इन सब टॉपिक को अगर आप कहते हैं तो मैं स्पेसिफिक एक वीडियो भी आपके सामने इसको लेकर के आ जाऊंगा। अब एक और है जो लास्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है हमारा कार्ल रोजर। कौन है, कार्ल रोजर, CARL, कार्ल रोजर। मेरी राइटिंग पे थोड़ा मत जाना, भी नया नया एक मैंने टैब लिया है तो उस पर थोड़ा लिखने में भी शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ तो इसलिए दिक्कत आ रही थोड़ी। ये है हमारा दिस वन और ये है हमारा दिस वन, ये दो सर्कल बहुत इनफ हैं इस चीज़ को पूरी को समझाने के लिए। ठीक, यहाँ पर क्या है हमारा रियल सेल्फ, क्या है हमारा रियल सेल्फ, जो हम वास्तविकता में हैं। ये है हमारा आइडियल सेल्फ, जिसके मैंने बताया आपका आइडियल सेल्फ। अब जो बीच की जो चीज़ें बची है, ये जो पोर्शन जो हमारा ओवरलैपिंग कर रहा है, इसको बोलते हैं हम इनकॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस। ठीक, अब मैं समझाता हूँ क्या होता है। इनके हिसाब से रियल सेल्फ हमारा वो है जो हम वास्तविकता में हैं, आइडियल सेल्फ वो है जो हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम ऐसे हैं जी। ठीक, वो है हमारा आइडियल सेल्फ। ठीक, जिन लोगों का, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिन लोगों का रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ सेम होगा, लाइक ये मेरा रियल सेल्फ और यही मेरा आइडियल सेल्फ, हम तो जैसे सच में हैं ऐसा ही हम दिखाते हैं अपने आप को। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको एंजाइटी बहुत कम रहेगी, वो उन्हें डर बहुत कम लगेगा, चीज़ों से फियर नहीं होगा। उसके बाद जो है उन्हें क्वेश्चनिंग होने का अपना डर नहीं रहेगा कि मुझे क्वेश्चनिंग ना कर दिया जाए, या फिर उनको स्ट्रेस जो है बहुत कम होगा। ठीक, जिसका रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ दोनों सेम ही है, हम तो बाहर भी ऐसे और अंदर भी ऐसे। ठीक, उनका जो उन लोगों का जितना डिफरेंस इसमें मिलेगा, यानी कि इसका इतना बड़ा अगर मिलता है मगर रियल सेल्फ कुछ है और आइडियल सेल्फ कुछ है और दिखाओ, तो उनका कॉन्ग्रुएंस जो बहुत बड़ा बनेगा। ये जिन लोगों का रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ जितना डिफरेंट होगा, जितना अलग होगा, जितने वो अलग होंगे इन दोनों वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, जिसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। वो उतने ही एंजाइटी में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा एंजाइटी होगी, उतना ज़्यादा उन्हें फियर रहेगा अपने एक्सपोज होने का। अब उनको क्वेश्चनिंग से बड़ा डर लगेगा, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। जो भी अपना रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ दोनों को एक करेगा वो हमेशा कम स्ट्रेस में रहेगा, कम फियर में रहेगा, और क्वेश्चनिंग से डर नहीं लगेगा और वो स्ट्रेसफुल नहीं रहेगा। उसी का वाइस वर्सा है, अगर कोई रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसी में एंजाइटी भी होगी, फियर भी रहेगा, और क्वेश्चनिंग का डर रहेगा और स्ट्रेस का डर रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेंथी हो गई होगी, लेकिन आई विश के आपके लिए अप्रोप्रिएट थी, आपको एक अच्छा चीज़ें जानने के लिए मिली हैं, और आप इसी तरीके से औरों के साथ भी इसको शेयर करोगे। ठीक है,
तो ये आप सभी का थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। और मैं आगे भी कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँ, और कुछ टॉपिक जो आप भी मुझे बता सकते हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लाऊं, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो लाने का। ठीक है, वही लास्ट में ही कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और 11 जून को जिसका पेपर है वो एक बार बताएं। हो सकता है मैं दिल्ली में हूँ उस टाइम पर, आप सभी से आके मिलने का मुझे मौका मिल जाए, तो हम सब वहाँ पर भी जामिया के अंदर भी मिल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं, बाय बाय।